आप लोग बैठे हुए थे एकदम से कहा चलो यार ब्रो स्टॉक शुरू करते हैं। क्या हुआ था उसकी स्टोरी बड़ी अजीब सी है। हमने एक वीडियो बनाई थी ताबिश वसन नादर। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं था शो के अंदर, कैसा लेकिन प्रिटेंड ऐसा कराया कि इन दोनों की लगी हुई आपस में। इट प्रैक्टिकली मीन्स कि आप स्कूल में अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम जो है वो स्कूल के अंदर स्पेंड करो। सो यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और फिर आपकी एक स्कूल का माहौल है, एंड देन इट्स ऑल बॉयज। खुद भी आप पैसा बनाते हैं, दूसरों को भी बना के देते हैं। वो बनाएगा तो मैं बनाऊंगा ना, बनाएंगे, हाँ ऐसे ही रेवेन्यू शेयर पे सीन होता था। अच्छा, ये तो मेडिकल स्टूडेंट वाले हैं ना, ये वही हमारे ख्वाब होते थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में बचियां 50 में से 4 लड़के बीच के अंदर। इससे सीए के अंदर होता है सारे लौंडे एक आध लड़की कोई। और आई थिंक पैट कमिंस की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उससे पूछा था कि 1,30,000 उसने कहा नथिंग लाइक मेकिंग 130,000 पीपल क्वाइट एट वन टाइम। सो आई थिंक ही वाज मेंटली देयर। अच्छा ये बताएं, हम लोग हमेशा हर गेस्ट से ये वो करते हैं कि भाई अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं हम अपना? मैं घर पे नहीं ना, सीरियस थोड़ा क्या हुआ है? Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao. मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे. In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में. Thank you so much for watching. Until next time, Zao out. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चाय पापा शो विद जाओ AKA AJ आई मीन अरसलान जावेद। मैं इसका होस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया है। वैसे जुबैर इसके होस्ट हैं और मेरे साथ एज यूजुअल मेरे बचपन के दोस्त मौजूद हैं, एहसन जवाद। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल है आप लोगों के? मिनी ब्रो स्टॉक में खुशामदीद। मिनी ब्रो स्टॉक, थैंक यू। यार ये तो बिल्कुल शुरू में ही आप लोगों ने जो है ना अपना वो कर लिया। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, तीसरा अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन भाई और अरसलान भाई, दोनों के बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं। तो एहसन भाई क्योंकि ज़्यादा अच्छे सिंपल बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको जल्दी से हम बता देते हैं कि ये हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट। क्रिकेट की जितनी बातें जो है ना आपने करनी है, आप इनको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत ही लो की है, प्राइवेट है, लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम पे नहीं है ये है, मैं देखा था, नहीं है, मैंने स्टॉक किया। नहीं इंस्टाग्राम पे वो किसी और का अकाउंट है जी। हाँ, उस पे एक पिक्चर है, एक पिक्चर दो किसी और का अकाउंट। फेसबुक ने जबरदस्ती बना दिया मेरा अकाउंट। फेसबुक मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रहा होता, कहता है इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आ जाओ इंस्टाग्राम। बोला नहीं इंस्टाग्राम पे, वो आप नहीं है। नहीं, मैं ऑफिशियली इंस्टाग्राम। जितनी हमारी रिसर्च थी, जितनी हमने होमवर्क किया था, मैं ट्विटर इज माय। एनीवेज हम तो ये कर रहे थे। बाकी जो है अरसलान भाई क्या करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पता नहीं 5-6 काम एक साथ कर रहे हैं, तो एक एक करके जो है ना लाइन अप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये होस्ट हैं ब्रो स्टॉक के, इनका अपना पॉडकास्ट है, इन्होंने शुरू किया। दूसरा, ये डायरेक्टर एंड CEO एंड पता नहीं फाउंडर ऑफ कुकी मीडिया। मैं CEO एंड फाउंडर कुकी एंड फाउंडर ना सर रिसर्च सही नहीं है आपकी। हर चीज़ करी हुई है सर, आप मेरे होमवर्क कभी वो नहीं करेगा। तीसरी चीज़, आप लोगों ने देखा होगा जुनैद अकरम और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, नाम थोड़ा बहुत ऊपर से ले सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। जब मोमिना मुनीर है, तो इन लोगों के अकाउंट्स जो हैं, इस पर पोस्टिंग क्या चल रही है, कितना पोस्ट करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, कैसा कंटेंट डालना है, और उनके सब्सक्राइबर्स जो बढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ किसका होता है? अरसलान भाई का, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम्स को इन्होंने फिगर आउट किया है, सही है। और उसी की इनकी कंपनी कुकी मीडिया, जिसमें हम बाद में बात करेंगे कि इन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे कैसे क्लाइंट्स आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, कैसे चलाते हैं, और उसके ऊपर से पॉडकास्ट चलती रहेगी। तो ये था छोटा सा इंट्रो। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। सर जी आजकल क्या चल रहा है? सर काम धंधा सही है ना? काम धंधा कोई? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप बताएं, आप सही हैं? मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चाय पापा में चाय भी आपको मिल गई थी, आप लोग प्लीज़ बता दीजिए। खाली ख़त्म हो गई थी, बहुत जल्दी पी ली। चाय अच्छी है, थोड़ी चीनी में ज़्यादा है, लेकिन इस पर हम आइंदा ख्याल रखेंगे। शाजिद भाई, अच्छा, हमारी हंसी को इग्नोर कीजिएगा, हम हंसते बहुत हैं। नहीं आप लोगों का जो है ना, मैं शो पे भी देखता रहता हूँ, आप लोगों की अलग वो है। खैर ये बताएं आजकल जो है ना क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। आई हैव माई ओन कंपनी, मैं उसका रन करता हूँ फुली इन फ्लैज, और उसमें बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स ऑफ पाकिस्तान हैं। और बड़े सामने नाम लिया, जुनैद अकरम, मोमिना मुनीर, पे फरीद, यासिर नवाज, निदा यासिर, and then so on and so forth. The list is so long. Alhamdulillah, we have more than 100 creators on board. तो माशाल्लाह, ये तो बहुत गुड सीन है। उनकी कमाई से हमारे पास आती है। अच्छा,
तो निदा यासिर का अपना भी उनका एक कंबाइन है, उनके हस्बैंड का फईद नवाज प्रोडक्शंस का। अच्छा उनकी स्ट्रेटजीज ये बनाते हैं कि फार्मूला 1 कार को क्या बोलना है, ये सारे इन्हीं के आइडियाज। नहीं भाई, वो तो मॉर्निंग शो ऑफिशियली पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। मैं नहीं बोलता बिल्कुल भी। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ले लेके चलते हैं ताकि 1 बाय 1 सब होता रहे। पहले तो ये बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया ये? अभी मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा था मैं पहले एक जॉब करता था अच्छी सी, आप सुबह सुबह उठते थे, सूट वूट पहन के जाते थे। नहीं, सूट तो कभी नहीं पहना। अच्छा, फिर आपने यूनिवर्सिटी में पहना 5 नंबर के प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, फिर आपने कहा इसको कब मारते हैं कैंसिल, अपनी चीज स्टार्ट कर। या नहीं, मैंने वैसे तो मेरा डिजिटल कैरियर जो स्टार्ट किया बैक इन 2010। ओके। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था मैं। वहाँ समा को हमने पिच किया, बड़े डरते कि यार समा को हम पिच करते हैं, कि छोटी कंपनी थी, बड़े क्लाइंट को पिच करने जा रहे थे। देन समा ने कहा ठीक है बिजनेस ले लो। ओके। 3 महीने बाद समा ऑफर्ड मी अ जॉब। ओके। तो फिर देन समा चला गया मैं। सही है। समा में स्टार्ट किया एज असिस्टेंट मैनेजर, देन एग्जिट किया एज HOD। देन एक और कंपनी में जॉब। एग्जिट किस साल किया आपने? 2018 में। ओके, 8 साल आपने काम किया। तकरीबन 6-6.5 साल काम किया। ठीक है। वो फिर जो है ना उसके बाद मैं JNN चला गया, जो न्यूज़ चैनल लाहौर में। वहाँ पे HOD था। असल में समा से रिज़ाइन करने का मकसद था कि मेरी कुकी मीडिया कंपनी जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो गया था मैं। सही है। तो मैंने कहा इस पे फोकस हो जाते हैं, इस बेटर के, ताकि हम नोट जिसमें ज़्यादा बनेंगे वो काम। ऐसे ही बिल्कुल। तो फिर वो ऐसी JNN ने कहा कि आप हमारे पास हाई हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैंने ऐसी मस्ती में बोल दिया, मैंने कहा ये दे दो, फलाना दे दो, ढमकाना दे दो। वो सब पे मान गए, मैं फंस गया। दे दिया उन्होंने? फिर जाना पड़ गया मुझे। अच्छा। फिर मैं 3-4 महीने भाग गया वहाँ से, लेकिन जॉब चलती रही, मैं भाग गया। अच्छा। हाँ, वो जॉब व्हाट्सएप पे चलती थी। वर्क फ्रॉम होम आई स्टार्टेड इन 2018। लोगों ने 2 साल के बाद शुरू किया। मैंने अर्ली कर लिया इत्तेफाक से। फिर देन मैं आके अपना काम करना यहीं पे मैंने शुरू कर दिया। तो मैं इवेंचुअली वर्क फ्रॉम होम ही करता था। तो फिर देन ऐसा करके सब कुछ हो गया। फिर आपने उनको कहा कि बस अब टाटा बाय बाय, अपनी कंपनी स्टार्ट हो गई। सो हाउ डिड यू स्टार्ट द कुकी मीडिया वाली मेन कंपनी? या कुकी मीडिया का समय आइडिया ऐसे आया कि मैं बेटा ऑनेस्टली कुकीज़ बहुत खाता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहता यार कुकी मॉन्स्टर है, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ हमेशा से। तो मैंने वहीं से रख दिया कुकी मीडिया। लगे इन एक्चुअल को मुझसे पूछता है कि ऑफिशियल वे में, तो उनको बोलता हूँ कि यार ये ना असल में बैकएंड में कुकीज़ होती हैं, वो वर्क करती हैं। उस पर रख के मैंने कुकी मीडिया रखा। लेकिन एक्चुअल कहानी जो ये है कि बेटा कुकी मॉन्स्टर है, ही लव्स टू ईट कुकीज़। तो मैंने कहा चलो यार कंपनी नाम कुकी मीडिया रख दो। मैंने ऐसी मस्ती में रख दिया, चलो यार ये रख देते हैं। मेरे ख्याल से शायद जुबैर ये पूछना चाह रहे हैं कि जॉब करते करते आपको अपना बिजनेस करने का यार स्किल सेट की वजह से। ऐसा कैसे? जैसे हम भी जॉब करते हैं, आई एम ऑपोजिट ऑफ दिस, आई एम 9 to 5। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि भाई जॉब करते करते आपको कैसे ख्याल आया कि यार ऑनेस्टली जॉब में पैसे कम होते हैं। तो मैंने कहा यार इससे तो घर नहीं चल सकता। तो फिर मैंने कहा चलो यार कुछ अपनी स्किल बेचते हैं। तो ऐसा ऐसा पिच करना शुरू किया क्लाइंट्स को। अच्छा फेसबुक पेज मैनेज कर लें, अच्छा ठीक है, यूट्यूब का यानी मैंने वो भी बेचा। यानी सॉरी टू से बट रियलिटी ये आपका फेसबुक पेज क्रिएट करके उस पर कवर फोटो लगा के और प्रोफाइल पिक्चर लगा के दूंगा, 30,000 रुपये चार्ज किए मैंने। नहीं इसके पैसे लिए इतनी चीज़ के, और लोगों ने दिए भी हैं। ये तो ये असल में बेचने का तरीका है। अच्छा ये भी हाँ। तो मैंने बेचा ऐसा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अमेरिका से बनता है, पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। नहीं ये तो गलत थी। तो आपने जो है तो भाई वो उनको नहीं आता तो मैं कैसे। नहीं सही है, किसी को सर्विस चाहिए तो आपको जबरदस्ती थोड़ी मैंने कह रहे हैं। 30,000 का बेचा है बैक इन 2012 में। अच्छा 2012 फिर भी समझ में आता है? कहाँ समझ आता है यार? नहीं उस वक्त मैंने भी फेसबुक आईडी नहीं बनाई थी। अगर आप मुझे बोलते कि बेटा तुम कुछ पैसे वैसे ले आओ मैं तुम्हारी आईडी बना दूंगा, मेरे ख्याल से फेसबुक 2008 ऑनवर्ड्स पॉपुलर हो गया था। आई होप वो नहीं देख रहा हूँ, अगर वो देख रहे होंगे तो वही फेसबुक प्रोफाइल्स आपको डीएम करेंगे, बोला कि पैसे वापस मेरे रिफंड की रिसीट की तरफ। बस लीगल ना भेजे। सो वाज इट जस्ट द मनी या फिर जो फ्रीडम एक मिलती है आपको? या दोनों। डूइंग योर ओन थिंग। देखो जॉब में मेरा मसला ये था कि मैं नेवर बी ऑन टाइम एट ऑफिस, नेवर बीन। मैं आई एम अ पर्सन जो लाइक टू कम लेट, जैसे यहाँ भी लेट ही आया, फैशनेबली लेट। नहीं यार मैं पहुंच ही नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। चाहते हुए नहीं, ख्वाहिश है जल्दी पहुंचने की। इस पर तो आपको काम करना चाहिए ना, क्यों नहीं आज मैनेज नहीं हुआ। अभी निकला 1 घंटा पहले, रास्ते में वैसे इतना पहुंच ही नहीं सका। मैं क्या करूँ बताओ, निकला टाइम पे था। नहीं बिल्कुल भरोसा है, आप सही कह रहे हैं। तो वो जो है ना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं टाइम पे आऊँ। इवन मेरी कंपनी के CEO तक को पता था कि टाइम पे नहीं आएगा। अच्छा। तो मीटिंग जब भी रखते थे दोपहर 2 बजे के बाद रखते थे। ये तो सही है। क्या ये तो आएगा ही नहीं, क्या नवाब साहब उठेंगे ही नहीं, आने का वो नहीं है। मैं उठता ही। मैंने समा में जब जॉब थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी अलार्म लगा के सोया ही नहीं मैं। अच्छा। हाँ
हमेशा जब आँख खुले पहुंच जब जाओ। खुलेगी बिल्कुल नेचर से चल रहे हैं मुझे लगता है। नेचर ने जब उठा दिया तो चले गए, जब सुला दिया सो गए। नहीं 3 बजे सो के उठाऊं तब भी 4 बजे ऑफिस पहुंचा, नहीं ऐसा नहीं है, बस सही है। बस सही है भाई, चल रहा है। अब इसमें ना एक काम ही करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं। आपका इस पे अब क्या ओपिनियन है? आई थिंक यू आर द टाइप ऑफ गाय जो कि बिल्कुल ही जो है ना उसके साथ चलते हैं, टाइम के साथ हर If चीज। you really ask me, I'm entirely the opposite of what he's saying. I don't have my business. I'm a 9 to 5 corporate guy who practically reaches on time every single day. मैं office people के पौने Sleep on time. I sleep on time. I sleep at 10 p.m. 10:30 p.m. कराची में रहते हैं? कराची में रहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को दिखाने गया, उसने कहा आप डिनर कितने बजे करते हैं? मैंने कहा मैं तो 7:30 8 बजे कहने लगी, आप कराची से आए हैं, कहाँ से आए हैं? वो भी परेशान हो गया तो कोई। So I think I'm entirely reverse in that scenario. I'm always on time. I'm sorry कि आज तेरा रास्ता ढूंढने आज का टाइम पे नहीं प्रॉब्लम। है, कहाँ ऑलवेज ऑन टाइम है, टोपी का Always on time. ये हम जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें कोई टाइम पे नहीं आया। तो मुझे पता है कि जो आगे वाला ये टाइम को follow नहीं कर रहा आप था। पहुंच भी गए तो मिलेंगे नहीं। चार बंदे ऑफिस में बैठे होंगे तो क्या। So I think in that sense I'm very different to what he's saying, but like of course there are different personalities everywhere. और ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइम जारी बात है, टाइम मैनेज करना जो है वो कभी कभी इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। सो कुछ लोग जो होते हैं वो लेट आना चाहते हैं, कुछ लोग टाइम पे, पर काम आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कंपनी देख रही होती है कौन कितना आउटपुट जो है वो दे सकता है। आई थिंक आप तो वैसे स्टूडेंट हैं, आपको आइडिया होगा कि अभी तो चल रहा है, अभी तो उसमें भी लंबा है वो है। लेकिन डिड यू आल्सो लाइक स्किप बैकग्राउंड्स एज ही डिड, या फिर आपका शुरू से पता था मुझे ये करना है, ये करना है, फिर हमारे डिग्री वाइज जो होता है हमारे ज़माने में तो वैसे भी मुझे लगता था कि करियर काउंसलिंग और ये चीज़ें तो बहुत ही they were non-existent. Okay. सिर्फ एक ही था कि या तो डॉक्टर बन जाए बंदा, या इंजीनियर बन जाए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियर शायद मैं नहीं बन सकता, हालांकि मेरे साइंस में अच्छे नंबर आते थे लेकिन मैथ्स में बड़े कम नंबर आते थे। मैंने कहा ये चीज़ जो है वो शायद मैं ना कर सकूँ। इसकी भी एक स्टोरी है थोड़ी सी कि मेरे मैट्रिक में मैथ्स के अंदर 99 आउट ऑफ 100। आई वॉज ऑलवेज वेरी गुड इन मैथ्स। क्विक मैथ्स हो गई, आज भी मुझे क्विक मैथ्स है। 99 आउट ऑफ 100 मैंने मैथ्स में लिए, और फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल के मिला के मेरे 99 नंबर नहीं थे। तो वो मेरे जहन में आज तक है। कभी कभी मुझे पुराना ख्वाब भी आता है, कभी रात में उठते हैं मुझे ख्वाब आता है कि अभी भी सेकंड ईयर का जो मैथ्स का पेपर है मैं अभी भी फेल हो गया। मैंने चेक किया गूगल क्या पे, हुआ क्या था, कुछ मसला हो गया था या कोई दिल विल तो नहीं टूट गया था जो शुरू के फर्स्ट ब्रेकअप? उसमें अजीब सी कहानी, बिकॉज आई वाज एक्चुअली एन अबव एवरेज स्टूडेंट। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे ग्रेड जाते थे, स्कूल में भी आई वाज गुड। अब मैं जब फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में कॉलेज वाज आल्सो गुड, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही। अब सारे सब्जेक्ट जो हैं उसके अंदर ए ऑलमोस्ट ए है, उर्दू ये वो। मैथ्स में 43 नंबर फर्स्ट ईयर के अंदर। अच्छा, मेरे फादर को यकीन ना है क्योंकि वो भी मैथ्स में बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ है। मैंने कहा अच्छा मुझे पता है कि मेरे ख़राब तो हुआ है ना, तो मैंने कहा लेट्स जस्ट प्ले ऑन, इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने कहा मेरे पेपर के साथ कुछ ना कुछ मसला हुआ है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे 44 नंबर नहीं आए। और मैंने कहा चलो यार स्क्रूटनी में डाल देंगे, पेपर तो ख़राब हुआ था, क्या होगा ज़्यादा सारा। स्क्रूटनी डाली, स्क्रूटनी में भी ना आ गई। मैंने कहा स्क्रूटनी में कुछ करते नहीं है और ये और वो। अब्बा जो थे वो ज़्यादा सीरियस हो गए। कुछ लौंडा ऐसा है ही नहीं मेरा। उनके कुछ बोर्ड में ताल्लुकात थे, उन्होंने कुछ इस्तेमाल करके हम एक दफ़ा बोर्ड ऑफिस गए और मेरी मैथ्स कॉपी मेरी आंखों के सामने। नहीं, पेपर निकलवा दिया? पेपर निकलवा के आंखों के सामने, और उस पेपर को मैंने 3-4 सफ़े हो रहे और मेरा शर्म के हमारे बुरा हाल, क्योंकि वो 43 भी शायद उसने जो था ना ज़्यादा दे दिए। उसी को मैंने बंद किया। मैंने कहा भाई यही था। फिर मैंने अपने अब्बा से कन्फेस किया कि नहीं ये तो गलत थी। उन्होंने कहा फिक्र की बात नहीं है, तुम एक काम करो, उनके एक दोस्त थे वो वाटर बोर्ड के हेड होते थे किसी ज़माने में। मैंने कहा तुम उनके पास जाके मैथ्स पढ़ा करो, वो थोड़े से ओल्ड स्कूल थे। सेकेंड ईयर में मैंने कॉन्सेंट्रेट किया सिर्फ मैथ्स के ऊपर। जस्ट लाइक यार मैं जो हूँ वो मैथ्स को पढ़ूंगा, किसी चीज़ को नहीं पढ़ूंगा। मैथ्स हमारे कॉलेज के जो प्रीलिम्स टाइप होते थे उसके अंदर बहुत कम बच्चे पास होते थे, उसमें मैं पास हो गया। 60 या 70 नंबर आए। जो हमारे मैथ्स के टीचर थे उन्होंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे 80 से ऊपर नंबर आएंगे, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड अ वेरी हार्ड पेपर। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं गया, सेकेंड ईयर का एग्जाम आया मैथ्स का, मेरे सामने पेपर आया। मैंने कहा आई एम गेटिंग 80 फॉर श्योर इन दिस। आता है। ये पहला सवाल किया, टक कोई मसला नहीं। दूसरे सवाल को मैंने किया, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद मैं जो पैनिक मचाया, उसके बाद सब कुछ जो है वो डाउन द हिल। और ये और वो फर्स्ट ईयर में आए 44 नंबर, सेकंड ईयर में आए 43 नंबर। इस दफा मैंने अब्बा को पहले से बोला, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ना स्क्रूटनी कराने की जरूरत है ना किसी का बोर्ड है। मैंने कहा ये 43 नंबर ही है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार इंजीनियरिंग वगैरह बस की बात नहीं है, ये पैनिक ये प्रेशर मुझसे मैनेज नहीं हो सकता मैथ्स का।
So then I went to chartered accountancy. अच्छा। Chartered accountancy में मैंने 4-5 महीने पढ़ा, वहाँ पर एक दफ़ा फेल हुआ, मैंने कहा दिस इज ऑल्सो नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा। फिर मैंने कहा ये ACCA कुछ नई चीज़ आएगी, मैंने कहा इसको शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट ये CA इतना मुश्किल भी नहीं है। CA के अंदर भी बड़ी अजीब चीज़ है। CA आई डोंट नो, आप भी खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, जब आप ऐसे कॉलेजेस में जाते हो ना, आसपास के लोग देख के आपको डर लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि हम मुझे याद है CA के अंदर हमारा अभी दूसरा महीना है और बात हो रही है मैं सारी रात पढ़ा हूँ, यानी कि मैं देख रहा हूँ मैं सारी रात दोस्तों में बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। वो कोई कह रहा है मैं जो हूँ वो सारी रात पढ़ा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं जो हूँ वो पिछले 12 घंटे पढ़ा हूँ। मैंने कहा यार ये तो लोग तो बहुत डिफरेंट लिखे, ये तो मैं हूँ ही नहीं, यानी कि सही है। तो मैंने वहीं फैसला कर लिया। हालांकि आई वाज़न्ट लाइक दैट बैड, वहाँ पर भी सही था, लेकिन मैंने कहा ये अपनी लीक नहीं है। अच्छा, पहले ये होता था, मैं पहले वो नहीं कर रहा कि आप कोई 20 साल पहले पढ़े थे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि 20 साल पहले ही पढ़ा था। नहीं, आप लगता है अभी नहीं, he's 38। नहीं 38 नहीं। I just turned 39 yesterday. So. हाँ, yes, हैप्पी माशाल्लाह। बर्थडे, हैप्पी Thank you so much, बर्थडे। thank you. तो ये वाला अभी वाला कॉन्सेप्ट है स्मार्ट स्टडी वाला, या पहले बिल्कुल भी नहीं था इसका सीन? जैसे होता है ना 12 घंटे पे बच्चे, यार 12 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। I realized this in ACCA कि स्मार्ट स्टडीज़ जो हैं वही इज़ द वे, बिकॉज ACCA जो है वो बड़ा, आप समझ लो कि बड़ा कैलकुलेटेड और वो बड़ा फ्रेंडली है। उसमें एग्जामिनर जो है वो एक मैगजीन निकलता था हमारा, आपका एग्जामिनर जो है वो एक आर्टिकल लिखता था, उस आर्टिकल के अंदर वो ब्रॉड लेवल पे बात करता था जिससे आप गेस कर सकते हैं कि वो किन टॉपिक्स को एग्जाम में टच करेगा। कभी कभी वो डायरेक्ट बात करता था, कभी कभी वो इनडायरेक्ट, और स्टडी मटेरियल और पेपर के बाद एग्जामिनर फिर एक आर्टिकल लिखता था और बोलता था मैंने ये सवाल किया, मैंने फलाना सवाल किया और उसका लोगों ने इस तरीके से गलत जवाब दिया। सो आई जस्ट थॉट कि यार ये चीज़ जो है ना, ये ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या होता है कि वहाँ पर फेल हो जाते हो, यू नेवर गेट अ रिस्पॉन्स बैक कि आप क्यों फेल हुए। वो थोड़ा डिमांड सप्लाई का वहाँ पर है, दे डोंट वांट टू पुट so many chartered accountants in the market, जिससे उनकी जो डिमांड है वो खराब हो। So they try to reduce the supply from the other end. अच्छा। But ACCA is very, it's actually a very good degree. तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है। ACCA भी पाकिस्तान की है या फिर ACCA जो है वो UK की की है? पता है, क्योंकि मैंने इस पर वो क्या किया, थोड़ा जहन बताऊँ अपना में। आपने बताया ना ये एग्जामिनर रिपोर्ट एक है, तो ONA लेवल्स में एग्जामिनर रिपोर्ट निकलती है पूरी, हर एग्जाम के बाद ना एग्जामिनर बताता है। पता नहीं भाई, हम तो कहीं मैट्रिक किया था हमने तो भाई, हमें तो आइडिया नहीं है। आपके बच्चे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे ना, रिपोर्ट मंगवाइएगा उनसे, एग्जामिनर रिपोर्ट पूरी लिखता है और बाल सफेद हो जाएंगे जब तक। And I think when I first saw this report, मुझे लगा यार ये लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, एग्जामिनर एक्चुअली चाहता है कि आप पास हो। He is ऐसे। making an effort to tell you कि ये चीज़ें हैं जिसको आप करो तो मैं आपको पास करूँगा, और ये चीज़ें मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ, which was I was very surprised। मैंने कहा यार ये तो हमारे टीचर्स, मैंने फेल कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये इस रोड लर्निंग जो थी वो वहाँ पढ़नी थी। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी गुड डिग्री इन दैट सेंस। सही है, मेरे चाचू ने किया हुआ है, लेकिन उनका भी यही, उनसे CA का नहीं हो। जिससे CA होता है वो ACCA का यही ज़्यादा एक्चुअल कहानी ये है भाई, जिससे CA नहीं हो सकता लेकिन वो आपको CA पता है ये तो सच्ची, उन्होंने एक बच्चे को पढ़ाया था जब वो CA खुद, उस बच्चे ने CA पास कर लिया, उनका नहीं निकला। यही पढ़ाया किसी बच्चे को CA कर लेगा, यही नकारा है। खैर उसके बाद तो आप उसके बाद मैं जॉब लाइन में मैं पाकिस्तान से काफ़ी टाइम बाहर रहा। आई वर्कड इन डिफरेंट कंट्रीज, मैंने अफ्रीका में काम किया। अच्छा, कौन से कंट्री? मैं कीनिया में 2 साल था, तंजानिया में मैं तकरीबन 1 साल था, मैं श्रीलंका में भी जॉब किया, फिर मैंने UAE में जॉब की, फिर मैंने सऊदी में जॉब की, फिर मैं इवेंचुअली पाकिस्तान वापस आया। आने का टाइम आ गया। इन्होंने ना बहुत सीरियसली बात के लोग बाहर से जॉब करने पास आएंगे, और मैं वाकई में जब 2018 में वापस आ रहा था पाकिस्तान में, आई एम नॉट वेरी पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन उसी ज़माने में इमरान खान साहब जो थे वो इलेक्शन जीते, तो लोग मुझे कह रहे थे दुबई में कि आप कितने खुश नसीब हो गए, आप नया पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं भाई, और वो लोग आज तक दुबई के अंदर और मैं पाकिस्तान में, मैंने कहा भाई नया पाकिस्तान के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये अच्छा आपकी पूरी जो है ना जर्नी रही, और अभी आप खुश हैं? आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? और ऐसे ही है 5-6 साल के आपका भी कुछ मूड बन रहा है यार यूट्यूब शुरू अभी? यार आई थिंक आई एम वेरी कंटेंट इन दैट सेंस। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई क्या करते हो, तो मैं तो सिर्फ ये जा जाता हूँ, आई एम अ फुल टाइम डैड। तो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना, आई गेट लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड। मुझे लगता है कि बिजनेसेस मैनेज करना जो है वो इट टेक्स अ लॉट ऐसे, और 24/7 आपको किसी की सर्विस देना और संडेज को जाना, आई थिंक दैट्स प्रोबेबली नॉट मी। मैं जो हूँ वो 5:01 पे ऑफिस से निकल जाता हूँ, फिर मैं टेनिस खेलता हूँ। आज मैं जैसे टेनिस खेल के अपना टेनिस खेला, कुछ बच्चों को टाइम दिया, सो आई एम वेरी मच इनटू, समझ गया, थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड उस सेंस में। आप केन्या में आपने वो जगह देखी एंटी ग्रेविटी वाली देखी है ना? उसका नाम है आई थिंक मुश्किटा करके कुछ नाम है। आप उसमें, ये बेसिकली स्लोप है, न्यू जा रही है, आप उस पर पानी फेंको तो पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। आप गाड़ी खड़ी कर दो न्यूट्रल में, गाड़ी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। पानी तो बहुत छोटी चीज़ है। ओह वाह, स्टोरी पता है क्या इसकी? नहीं, मुझे नहीं पता। एक भाई एज ऑलवेज अंग्रेज हमेशा चीज डिस्कवर कर लेते हैं पहले से, वहाँ इतने साल से चल रही होती पता ही नहीं। वहाँ पे गए थे टूरिस्ट,
उन्होंने क्या किया, अकेला था वो बंदा, वाइफ के साथ था, पता नहीं, गाड़ी में ना रेडिएटर में पानी डालने लगा वो, तो उसका पानी नीचे गिरा, ठीक है। तो उसने थोड़ी देर के बाद नोटिस किया, जब गाड़ी आप जब पानी डालने थोड़ी देर खड़ा होना था, फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो देखा कि पानी जो है ना वो गाड़ी ऐसे थी तो ऊपर चला गया था पानी। तो उसने कहा ये कहीं और से लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं पीछे कैसे चला गया। तो उसने ये निकाला था कि भाई, लोगों को पता था लेकिन एंटी ग्रेविटी और स्पेसिफिक ये जगह ये एंगल शैंगल, उसने बताया कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे बाबा गए थे बैक इन पता नहीं 2008 गए थे, उन्होंने बताया था भाई पूरी वैन खड़ी हुई होती है, आप न्यूट्रल लगाएं वो ऊपर जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा सर्च भी किया, मैंने कहा अगर गेम किया, बिकॉज वहाँ पर लोकल लेजेंड ये था कि यहाँ पर कोई स्पिरिट्स है, लोकल लेजेंड्स आ जाते हैं, बट कुछ था कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, बट इट डजंट लुक लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू लुक। आप बताएं, आपकी भी, इनकी तो माशाल्लाह देखें केनिया में जॉब कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आप लास वेगस चले गए, वहाँ पे कसिनो में पिक्चरें आ रही हैं, स्टॉक वॉक किया, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था क्या क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा बताएं क्या सीन है। एक कैमरा मैन अपने साथ रखते हैं, जहाँ जाते हैं अलग-अलग तस्वीरें डॉक्यूमेंट कर रहा होता है। कैमरामैन मेरी वाइफ है। अच्छा, नहीं फिर तो आप बिल्कुल सीधे रहते हो। मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मैं हर जगह फैमिली साथ जाता हूँ। मैं थाईलैंड में फैमिली साथ ही गया था। इसका एक सीन है, पता है? अच्छा बताएं। सीन ये हुआ कि मेरा एक दोस्त है, वो जिम ट्रेनर है, वो मुझे मिल गया। उसने कहा कि तुम फुकेट में हो, लेट्स मीट। मैंने कहा चलो मिलते हैं। तो रात में उसने कहा यार चलो ना वहाँ चलेंगे, वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे और यानी वो बार में जाएंगे, फलाना जाएंगे। हमने कहा चलो हम तो फारिग हैं, तफरीह करते हैं, रात में मसला नहीं है। तो उसने कहा, जब वो मिला उसने कहा व्हाट्स योर स्कोर। स्कोर मैं इनिशियली समझ ही नहीं आया, ऑनेस्टली मैं बहुत ऑनेस्टली हूँ, समझ नहीं आया स्कोर। मैं शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, मैं शायद मिस कर गया हूँ। उसने कहा मेरा 5 है। मैं किस चीज़ का स्कोर भाई? बोला कितनी है, मीन कितनी हुई, थाईलैंड के अंदर आए, क्या करने आए हो? मैं चलिए खाना लेना है। मैं खाना लेने गया, उसने तो खाना नहीं खाया। मैं तो चलना खामोशी से, हम खाना लिया, खाना लेके मैं होटल गया। मैं होटल में कोई बिल्कुल अलग लीग में, हाँ वो अलग ही दिमाग में था। उसने कहा होटल में, मैंने कहा नहीं तो चलना यार। मैंने होटल का रूम खोला, बेटा बाहर आ गया, बोला तो फैमिली से आया हुआ है, वो भी थाईलैंड। मैंने कहा बोला क्या करने आया, कराची में था। बात उनकी सही भी है गलत भी है दोनों, लेकिन फिर आपने घूमे दोस्त के साथ फिर? हाँ गए तो हम तो कैमरा लगे घूम रहे थे। हमने कहा वीडियो बनानी है, हम लोग आई डोंट केयर कि क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, चिलिंग्स में था। बाकी आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे घूमने फिरने के? बहुत अच्छे हैं। हाँ आई हैव बीन टू 13 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे ज़्यादा कोई इंसिडेंट तो बताएं, कोई फनी सा हो, जैसे ये वाला तो बहुत सारे हैं। आई मीन लास वेगस में है वो, आई डोंट नो कैमरे के सामने बता सकते हैं उनकी शरीफा वाली पॉडकास्ट है ब्रो स्टॉक में। ये कंटेंट ब्रो स्टॉक के लिए भी थोड़ा बहुत रख ले रहे हैं। बता चुके हैं आप, जा चुके हैं। वो उसमें ये था क्या, वो यानी सिगरेट मांगने आया मुझसे, वही वाला किस्सा। वो मैं एक बड़ी फेमस स्ट्रीट है लास वेगस से, फेयरमाउंट, इट्स लाइक वॉकिंग स्ट्रीट, ठीक है। तो वहाँ मैं सिगरेट पिया था, तो एक अंग्रेज आया सिगरेट मांगने, वो नशे में था थोड़ा सा। उसने कहा डू यू हैव अ सिगरेट? मैं कहा नॉट फॉर यू। क्यों भाई? क्योंकि महंगी है सिगरेट। अच्छा ठीक है भाई, $15 का डब्बा है, कौन खरीदेगा भाई? तो भाई तो खुद खरीद। ठीक। तो उसने कहा यू मस्ट बी एन इंडियन। मैंने कहा यस। अच्छा, वैसे मैंने देखा सिगरेट के मामले में लोग कीमत का अंदाजा नहीं करते, लोग दे देते हैं सिगरेट। नहीं मैंने बेची भी है। आप अभी खावे में हैं? पाकिस्तान में अलग है भाई, अमेरिका में इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने बेची है सिगरेट, 2 सिगरेटें बेची है मैंने। एक्सपीरियंस इन न्यूयॉर्क सिगरेट बेची? न्यूयॉर्क में बेची है सिगरेट। मैं खरीदी अपना $15 का पैकेट खरीदा, बड़ा महंगा था, हट भी गई थी, गुस्सा भी आया था। $15 का पैकेट है यार, महंगी चाहे कुछ भी हो, लोग सिगरेट दे देते हैं। ये मैंने बेची भाई, जस्टिफाइड नहीं है ये बात आपकी। ये कभी साथ होता है, इंडियन को डिस कर दिया आपने कहा। तो मैंने वो 2 सिगरेटें बेची हैं, इससे कि वो मैं पैकेट खरीदा उसी आदमी को। नहीं न्यूयॉर्क में, बहुत डेस्परेट था, 2 नहीं न्यूयॉर्क में बेची मैंने। तो 2 सिगरेट ऐसे बेची कि मेरे पास था, मैं सिगरेट पिया था, उसने कहा कि कैन आई हैव अ सिगरेट? मैं कहा $5 1 सिगरेट। हाँ, दैट्स टू मच, मैं मेक इट 4। दे दी उसने। $4 की एक सिगरेट भी दी? हाँ दे दी मैंने। डब्बा दिया था, एक सिगरेट दी थी भाई, $4 की। क्योंकि मसला ये है कि आप जब सिगरेट लेने जाते हो अमेरिका में, यू नीड टू शो योर आइडेंटिटी, चाहे आप 80 साल के क्यों ना हो। अच्छा, दिखानी जरूरी है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे रूल है।
तो हमने वो एक फॉर्मेलिटी है, अच्छा वो देखेगा, अच्छा वो देगा, तो लोग कहते हैं झंझट है कौन छोड़े, इससे खरीद बाहर से ही ले लो। तो मैंने $4 की बेची थी, मैं 2 बार बेची तो तकरीबन $8 कमाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमी की। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मैं उस बंदे के साथ हूँ उस वक्त, ये उसके साथ ज्यादती है कि उसकी डेस्परेशन से फायदा उठाया एक काम करते हैं, तुम स्पॉन्सर करो मुझे, मैं वापस जाता हूँ वेगस, उसको ढूंढता हूँ, उसको ढूंढ के सिगरेट दूंगा। बेचारे की तुम डेस्परेशन देखोगे, वो $4 में सिगरेट लेने को तैयार है। नहीं तुम मुझे वापस भेजो, मैं आई वांट यू टू स्पॉन्सर दिस थिंग। सिगरेट के मामले में आपको सिगरेट, मैं चाय पापा के तवज्जुह से कहता हूँ कि मुझे स्पॉन्सर किया जाए। निकाले में मैं जाऊँ। अच्छा अब ये बताएं, थोड़ा यूट्यूब पे आते हैं। हाँ थोड़ा कहीं चैनल आता है यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे आता है ना, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी आज इंशाल्लाह मेरे कहने के बाद है, कह सकते हैं। अच्छा खैर ये तो बताएं, आपने यूट्यूब वाला सीन कैसे शुरू किया कि भाई मैं यूट्यूब सर्टिफाइड हूँ। अच्छा, बहुत कम लोग पाकिस्तान में यूट्यूब सर्टिफाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें एक गुनहगार हूँ। यूट्यूब सर्टिफाइड। यूट्यूब सर्टिफाइड क्या होता है? या यूट्यूब सर्टिफाइड एक कोर्स, एक समझो एक प्रकार का टेस्ट है, और वो आप टाइम बेस्ड होता है, टाइम बाउंड होता है, और आप स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं। यूट्यूब भी टेस्ट ले रहा है। हाँ, उसके ऊपर तुम जा रहे हैं टेस्ट से बचने के लिए कि टेस्ट आने वाला, यूट्यूब भी टेस्ट ले रहा है। नहीं यूट्यूब, इफ यू वांट टू यू नो प्रोग्रेस योर करियर इन यूट्यूब वर्ल्ड, तो वो क्योंकि बेसिकली देखने में और एक्चुअल बैकएंड पे काम करना बहुत फर्क है। नहीं I'm sure. ट्रू, ठीक है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा हाँ यार वीडियो ये फलाना, उसमें बीच में ऐड लगते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, लंबी साइंस, कॉपीराइट्स होते हैं। तो ये आपने जो इसकी जो भी समझे स्टडी होगी ये खुद से की हुई थी या नहीं, उसका एक बगैर पहले आपको कोर्सेज लेने होते हैं। ओके, हाँ, तो कोर्सेज लेने के बाद फिर देन यू आर एबल टू डू दिस, और फिर आप उसका टेस्ट देते हो। 2 टाइम होते हैं, फर्स्ट टाइम में फेल हो गया था मैं, ओके, सेकंड टाइम में पास हुआ मैं। और ये कब दिया था आपने? बैक इन 2017। ठीक है, तो आप थोड़ा सीरियस हो गए थे कि अब इसी को ही थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया? सीरियस तब भी नहीं था। अच्छा आपने कहा हो रहा है, कर लेते हैं चलो, ऐसा में ऑफर होता नहीं है किसी को। समा में जॉब करता था, समा के पास MCN था, उससे MCN का ऑफर होता है, तो मैंने उस वक्त एक समझो मौका था, मैं चलो करते हैं, अगर होता है ठीक है, नहीं होता कोई मसला नहीं। हमने मस्ती में किया, हो गया। अच्छा, हमने कहा हो गया तो बल्ले बल्ले। तो आप अभी तक बताते हैं जब कोई क्लाइंट आता है कि आई एम सर्टिफाइड? मेजॉरिटी या ये बेचने वाला बंदा नहीं बिकता नहीं है असल में। अच्छा, ये वाला एक अब मैं बोलूँगा आई एम यूट्यूब सर्टिफाइड, उसको पता ही नहीं है। उसको यूट्यूब नहीं पता क्या है, तो मैं उसको बोलूँगा यूट्यूब सर्टिफाइड होने का पता नहीं क्या मंजन बेच है। तो आपने ये शुरू जैसे व्हाट हु वाज योर फर्स्ट क्लाइंट एंड हाउ डिड यू प्रोग्रेस ओवर द टाइम? फर्स्ट क्लाइंट वाज A+ जो टीवी है। अच्छा, हाँ, एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, अभी भी है वो, उसमें फड्डे वड्डे हो गए हमारे आपस में, क्यों वो ज़बानी पे थी, यानी दोस्ती ज़्यादा थी, जैसे ही लाइक माय फ्रेंड, मेरे बहुत दोस्ती है, दोस्तों ने की ज़बानी उस पे, फॉर्मल वो नहीं था। तो हमारी भी बात लड़ाई होगी किसी दिन ब्रो स्टॉक के ऊपर, बताएं किसी दिन हिट चैनल बड़ा हो जाएगा, जो रोगन हो गया, फिर ये बोलेगा मेरा रेवेन्यू है, बोलूंगा मेरा रेवेन्यू है, इसलिए उसको बढ़ा ही नहीं रहा, मतलब लड़ाई नहीं बढ़ रहा है, टिकटॉक पे बढ़ रहा है। तो फिर वो हमने स्टार्ट किया, तो A+ लेके आया सबसे पहले, फिर दी इडियट्स आए मेरे पास, फिर कराची वाइन्स, फिर बिकार फिल्म्स, जुनैद अकरम और नादिर अली, और नादिर अली भी आपके पास है? उस वक्त था, उस कंपनी के पास है, मेरे पास नहीं था, वो कंपनी, मैं कंपनी के बिहाफ पे पिच कर रहा था, उसमें मैं 35% का शेयर था। फिर देन वो ज़बानी पे था, जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो लात मार दी उन्होंने। अभी चलती है वो कंपनी? हाँ, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही आ गए। अच्छा, आ गया। नादिर अली is still the biggest YouTuber in Pakistan or not? नहीं, नादिर अली नहीं है पाकिस्तान का बिगेस्ट यूट्यूबर इन टर्म्स सब्सक्राइबर्स इज सलमान नुमान। आप जानते भी नहीं होगे सलमान नुमान? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं वाकई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके अप्रॉक्सिमेटली। ट्रैवल नहीं, ही जस्ट मेक शॉर्ट्स। सलमान मुझे भी चेक सलमान कौन? सलमान नुमान चेक करना। सलमान नुमान, मेरी बैटरी भी 1% है, लेकिन निकालते हैं कौन है ये? शॉक में देख लें यार, बैटरी तो मैं भी देख लूँगा, देखिए कौन है। दिखा देता हूँ अभी। नहीं खैर है, मैं देखता हूँ। फोन निकाल सकते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। सलमान नुमान इज ह्यूज, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नुमान 19.1 है, लेकिन ये क्या सीन है? ये तो मैंने भी कभी सुना। देखें सर, ये तो कभी शक्ल भी नहीं देखी यार। वेरी नाइस। तो जी वैगन लिए इन्होंने? नहीं इसने नहीं ली भाई, ये दुबई गया होगा उसमें। हाँ, दुबई में। हाँ ठीक है, वो अरबी जानता हूँ उसको, बहुत अच्छी था। अच्छी सलाम दुआ मेरी सलमान नुमान। अच्छा, वैसे क्रिएटर्स सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये तो 1 मिलियन की इनकी रील्स वो हैं, सिर्फ शॉर्ट्स। नाइस। खैर, आपके लिए भी टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई है। ये तो ज़्यादा मुझे नहीं पता था। 19 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है। असल में इसकी इंडिया में फॉलोइंग ज़्यादा है, और ये ओनली मेक शॉर्ट्स। अच्छा, सिर्फ शॉर्ट्स बनाता है ये तो एज है ना बहुत बड़ा। पाकिस्तानी या जो भी साउथ एशिया के अंदर कोई कंटेंट बनाता है तो वो पूरा उस पर चल जाता है। नॉट नेसेसरी।
क्यों चलता नहीं, है ऐसा नहीं। But I think market तो वही है. I think मार्केट वही है, ये लेकिन ज़बान जरूरी- same है ना। लाजमी नहीं है कि आपका जो कंटेंट इफ कंटेंट हैव पोटेंशियल तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेशंस में आएगा। अगर होगा, अगर नहीं होगा नहीं वो तो वो है, वो तो वो कह रहे हैं पोटेंशियल, लेकिन इन ऑर्डर टू बिकम बिग इन पाकिस्तान यू शुड हैव सम प्रेजेंस इन इंडिया। पिछले 10 साल में पाकिस्तान के 15 साल में पाकिस्तान के जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इंडिया में मशहूर हुए हैं, तो वो पाकिस्तान में और मशहूर हुए। नादिर अली हिमसेल्फ इज वेरी फेमस इन इंडिया, काफी लोग उनको वो करते हैं। आपके जितने भी इवन जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आतिफ असलम गॉट पॉपुलर इन इंडिया, ही बिकेम अ सेलिब्रिटी। वही सही है इवन जो भुवन बाम है वो मशहूर पाकिस्तान की वजह से हुआ है जी। उसको अगर समझता है पाकिस्तानी है ये। और बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और बड़े 22 साल 23 साल की उम्र के सिंगर्स हैं। आप लोग आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होना हसन रहीम गॉट पॉपुलर इन इंडिया। और करके एक बैंड है, दिस बैंड ऑफ नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं, 22 साल के लड़के हैं, दे गॉट अ बिग डील विद सोनी म्यूजिक, सो it's a big deal and these guys are doing well because they got popular in India. Spotify में उनका इंडिया की तो मार्केट बहुत बड़ी है ना, बड़ी है। हल्के से भी अगर आपकी वीडियो अगर इंडिया में देखी जाती है तो यू कैन डेफिनेटली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। It's a number of सोचो यार इंडिया में हिट हो गया, इंडिया में मजा आ जाएगा। पाकिस्तान लोग जानता नहीं है इससे क्या होता है, वो जान जाएंगे, व्यूज में तो निकल ही जाते हैं। खैर, तो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लाइंट्स के साथ काम वाम करना शुरू किया और फिर ओवर द टाइम ओवर द ईयर, तो आपने ये कोविड में तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, है ना? या कोविड में ऑब्वियसली काम था क्योंकि सब घर पे बैठे हुए थे, तो कंटेंट तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही था। तो नाशपाती प्राइम वाज यू नो दे अप्रोच मी क्योंकि दे आर अनेबल टू ग्रो, और इवन हालांकि ताबिश का पहला सीज़न आ चुका था और उन्होंने मुझे कहा कि यार वी डोंट हैव इनफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास हार्डली 3 months है एंड वी हैव टू शट इट डाउन अगर ये नहीं चला तो मैंने कहा तुम कुछ कर सकते हो? मैं कहा पता नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं कहा बंद तो वैसे ही होने वाला है तो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने उनकी स्ट्रेटजी ठीक की। असल में वो चल रहा था टोटली टीवी टाइप, इवन जो एडिट था वो भी टीवी टाइप ही था, वो डिजिटल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। फिर दैन ऑब्वियसली मैंने बहुत मेहनत करी, उनका परसेप्शन चेंज किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे एडिट करना है, सवाल यहाँ से उठा के यहाँ लगा दें, ये पोर्शन काट दें, ज़रूरत नहीं है। यानी 90 मिनट का एपिसोड है, ऐसा 20 मिनट का रिलीज़ किया, डिलीट कर दो बाकी, अच्छा ज़रूरत ही नहीं है, ये बाद में रिलीज़ करेंगे कभी, क्योंकि वो यानी फ्रेश एपिसोड में उसका जाने की सेंस नहीं थी, वो पोर्शन बोरिंग था। तो इसी वजह से मैंने वो हटवा दी। तो मैं स्ट्रेटजी चेंज की बहुत ज़्यादा, उनको यानी प्रोमोज निकालना सिखाया है, कैसे निकालना, ट्रेलर्स कैसे बनते हैं वो निकालना सिखाया है। कोई ज़बरदस्ती कोई कंपटीशन नहीं, तो कंपटीशन क्रिएट किया। हमने एक वीडियो बनाई थी ताबिश वर्सेस नादर, अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं था शो के अंदर, कैसा, लेकिन प्रिटेंड ऐसा कराया कि इन दोनों की लगी हुई आपस में, वो प्रोमो हिट हो गया, अच्छा, ट्रेंडिंग हो गया यूट्यूब के ऊपर, नहीं तो एपिसोड भी ट्रेंडिंग हुआ वाला। सही है। तो नाशपाती प्राइम व्यूअर्स जैसा आप लोग सुन रहे हैं, जिनका शो था TBH, उसमें इनका बहुत मेजर रोल था। हमने पहले भी आपके में जब ऑफिस आया था एक दफ़ा बात की थी, तो उसके अंदर आपका क्या मतलब, एक तो आपने उनको डायरेक्शन जो होता है ना, उसको डायनामिक्स थोड़े वो चेंज वेंज किए उसके ऊपर से, उसके अलावा आपको कैसे, आपको पता था कि इतनी बड़ी चीज़ एक बहुत ही हिट शो हो जाएगा? या ताबिश आई डोंट नो, को पता नहीं होगा, ताबिश हम दोनों के बचपन का दोस्त है। अच्छा, इवन ताबिश ने तो काम भी किया है एक ऑर्गेनाइजेशन में इसके साथ। वो हमारे स्कूल में सीनियर, मेरे साथ तो सीनियर होता था, सीनियर मेरी इतनी शायद दोस्ती, लेकिन वाकफियत थी बहुत, मेरी अच्छी सलाम दुआ थी ताबिश से बहुत। फिर इनके साथ कंपनी में काम भी किया ताबिश ने, लेकिन उस पर भी इतनी इंट्रैक्शन आई थी, लेकिन ताबिश ऑब्वियसली मेरी सलाम दुआ रहती थी ताबिश से ना। फिर हम ऑब्वियसली जब ये नाशपाती का हुआ तो मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। फिर दैन आई अप्रोच ताबिश, मैं कहा ताबिश देखो यार थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज होगी, थोड़ा सा फील होगा कि डिफरेंट है। ताबिश इज नॉट द ओनर ऑफ दिस कंपनी, नाशपाती पे, नाशपाती की ओनर कोई और थे, लेकिन हर किसी को ये फील थी कि ताबिश जो है वो एक्चुअल जो है ना वो ओनर है इसका। स्ट्रेटजी चेंज की, ताबिश ने खुद भी अपना को एवॉल्व किया बहुत विद टाइम, और फिर दैन I think he's mashallah one of the biggest celebrities. ऐसे ही है बिल्कुल, उन्होंने very quick, I mean, और डिजिटल से उठ के टीवी स्टार, I mean, But I think I give it to him because उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, because timing कभी ऐसा भी लगता है कि नए ज़माने के अंदर कॉमेडी करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, because you can be called out, बहुत सारा वो क्राउड है, कैंसिल कल्चर है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे उमर शरीफ और मोइन अख्तर पुराने ज़माने में थोड़े से रेसिस्ट जोक कर दिया, थोड़ा कैजुअल सेक्सिज्म कर दिया, वो भी आप नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि जहाँ पर आपको ऑपरेट करना। बट आई थिंक ताबिश की अच्छी बात है कि ही अंडरस्टैंड्स दैट, बिकॉज ही इज, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि वो पढ़ा हुआ ज़्यादा है और वो ज़्यादा एक्सपोजर उसका अच्छा है, ही ऑपरेट्स एट अ वेरी फाइन लेवल एंड इट्स नॉट इजी टू डू कॉमेडी इन दीज डेज। एब्सोल्युटली। और उसका एक और सीन में देखो, वो
ही लिव्स इन कनाडा, तो उसको वहाँ का एक्सपीरियंस भी, उसको पता है कि कौन सी एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है. बट इम्प्रॉम्प्ट कभी कभी जैसे आपका जैसे कोई शो है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपकी क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ट हैं, तो कभी कभी निकल जाती हैं, बट ही इज वेरी कैलकुलेटेड इन दैट सेंस. ही नो व्हाट इज डूइंग. ऑफ कोर्स ही हैज अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब हम स्कूल में भी होते थे तो उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर उस वक्त भी नजर आता था. अच्छा, आप लोगों ने तो उनको बिल्कुल रॉ देखा है ना उस वक्त. तो कैसे थे उस वक्त आबिश हाशमी? ऐसी था, ऐसा भी है. हाँ, बड़ी केन खाई है इसने स्कूल के अंदर. हाँ, असल में टीचर्स की नकल जो ना वो मिमिक्री करता है टीचर्स की, पता ही है. He was always very talented. वो अलग से दिखता था and always had a very good sense of humor as well. तो वो I mean no doubt जैसा वो अभी है ना, और इसकी इवन शक्ल भी चेंज नहीं हुई ताबिश की, एग्जैक्टली वैसी है, बस हल्का सा ऑब्वियसली हाइट ज्यादा हो गई है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी है ताबिश जैसा स्कूल में था. बहुत आप लोगों ने तो बिल्कुल इनसाइट आपको पता होगी ना अंदर ही कैसे. मुझसे तो बड़ी हटती ताबिश की बचपन में, क्योंकि मैं ये भी परफेक्ट था स्कूल के अंदर, तो उसको रोकते थे बाकायदा बालों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर. तो कहता है तू मत कर यार मेरे साथ, तू मत कर. अच्छा. हालांकि सीनियर था हमसे 1 साल ऑब्वियसली, लेकिन कहता है मत कर यार, तू मत कर यार प्लीज. आप लोगों ने तो पढ़ा भी लेजेंडरी हबीब पब्लिक. जी अल्हम्दुलिल्लाह. सारे जो भी हमारे जो बॉयज, टिपिकल बॉयज वहाँ से आते हैं, ऐसा क्या सीन है वहाँ पे, और बहुत ही प्राउडली ओन करते हैं, खुद अपने स्कूल को डिस कर सकते हैं, लेकिन कोई और करेगा तो फिर गैंग अप हो जाते हैं. हम डिसऑन नहीं करते स्कूल का. देखो वी ऑनेस्टली वी ओन्ड इट. कि देखो अगर स्कूल नहीं होता तो शायद जितने स्मार्ट, मुझे लगता है जितना मैं स्मार्टली बिहेव करता हूँ, शायद मैं इतना नहीं करता. अगर मैं को एजुकेशन में पढ़ता तो मैं शायद बहुत ही छुई मुई सा होता. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्कूल इन द सेंस कि कराची का वाहिद स्कूल है कि जो सुबह 8 बजे लगता है और शाम 4 बजे बंद होता है. सो इट्स अ फुल डे स्कूल. अभी तक ऐसे ही चल रहा है. अभी तक भी मेरे ख्याल 3:30 तक चलता है. सो सीनियर स्कूल में जब आप 6th क्लास में आते हैं तो एकदम से आपका स्कूल टाइमिंग बढ़ जाती है, और इट प्रैक्टिकली मीन्स कि आप स्कूल में अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम जो है वो स्कूल के अंदर स्पेंड करो. सो यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और फिर आपकी एक स्कूल का माहौल है, एंड देन इट्स ऑल बॉयज़. अब जब ऑल बॉयज़ हों और वो इतने टाइम के लिए एक साथ हो जाए ना, तो वो उनका शैतानी दिमाग जो है वो किसी और तरफ चलना शुरू हो जाता है. तो अजीब सी एपिसोड्स होती थी स्कूल में, कभी कभी यकीन भी नहीं आता था यार इतना कुछ हो गया. तो बताएं इंसिडेंट्स बताएं. अभी यही इसी की तो रील्स बनेंगी, इसी के तो मजे. या इंसिडेंट ना पूछे भाई. अच्छा, बहुत ज्यादा हुआ है या बस. लेकिन वो एक हाँ, आई थिंक वो है कि स्कूल की टाइमिंग जो थी, और फिर आई थिंक लड़कों की हरकतें जो थी और बहुत इनोवेटिव हो जाते थे अक्सर में. मुझे स्कूल के आखिर दिनों में याद है, लोग स्कूल के अंदर जैसे फेयरवेल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फेयरवेल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जाने वाले हैं 2 दिन बाकी हैं, स्कूल का सामान तोड़ रहे हैं, डेस्क तोड़ रहे हैं, पंखे तोड़ रहे हैं, जस्ट पार्ट ऑफ. अभी आगे चल रही है ये मीम, तो देखा ना, बॉयज वर्सेस गर्ल्स. हाँ, ऐसे करके स्कूल में हमारे था, लड़कियां थोड़ी रो रही होती, लड़के जो है ना चुरा रहे हैं, बोतलें निकाल रहे हैं. हाँ, हमारे स्कूल ऐसे ही थे, गमले तोड़ दिए, काफी डिस्ट्रक्टिव किस्म की हरकतें. बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड था स्कूल वालों का, बच्चों का हमारे. अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने भी वहीं से पढ़ा, तो उनकी पूरी फेयरवेल कैंसिल हो गई थी इसी बात पे. उन्होंने कहना कि बहुत हो गया, आप लोग को तोड़ना. हमारे टाइम में फेयरवेल थी नहीं. अच्छा, होती नहीं थी. खुद ही अपनी फेयरवेल मना रहे थे लोगों ने. हमने मनाया नहीं शायद, निशानियां छोड़ के जाएंगे. आई थिंक हमने शायद की भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कभी बेचारे बच्चे ज्यादती भी करते थे, कभी कभी टीचर्स, बिकॉज टीचर्स के लिए भी 8 to 4 जॉब है, वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन बड़ी कुटास लगी है स्कूल में. हाँ, केन पढ़ते थे और फड्डे हुए आपस में, बहुत कुछ था स्कूल में. ऐसे में ऑनेस्टली इट्स अ डिफरेंट लाइफ ओवर देयर. सही बोल रहा हूं ना. तो ऑल बॉयज स्कूल के बाद मैं गया को कॉलेज के अंदर. ओके. और जारी बात है, इतने रॉ थे तो हमारा बिहेवियर जो था वो टीचर्स को ये हो क्या रहा है, ये कमेंट ही पास किया जा रहा है. तो मुझे शुरू के दूसरे हफ्ते में टीचर ने सजा दी. उन्होंने कहा आप अपना बैग उठाएं और ये 4 लड़कियां बैठी हुई, इनके बीच में जाके बैठे. सो मैंने तो कहा, नए आए तो मैंने कहा ये तो ईद हो गई. अब जब उनके बीच में जाके बैठे, मेरी तो ज़बान ही बंद है. मैंने कहा ये तो अलग से ज़बान, ये क्या बोलूँ, ये तो हर चीज़ सुन रही है. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, थोड़ा सा टोन हाउ टू बिहेव. ये होता है ऐसे, मेरे साथ हुआ था ऑब्वियसली. ओके, आप जब आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना ऑल बॉयज स्कूल. अच्छा, मैं तो ऑल बॉयज स्कूल, ऑल बॉयज कॉलेज, बैचलर्स भी ऑल बॉयज. नहीं, यूनिवर्सिटी में आके मैंने पहली बार लड़कियां देखी. पूरा सोल्जर चल रहे थे आप. फुल में सख्त लौंडा चल रहा था. यूनिवर्सिटी कौन सी? एकरा यूनिवर्सिटी. वहाँ खवातीन होती हैं वैसे. हाँ, वहाँ तो बहुत होता है, खवातीन ही तो है. इस बार आप यूनिवर्सिटी अगर सर चले जाते तो मेरे ख्याल से ट्रायंगल पूरा हो जाता है कि कभी किसी लड़की को नहीं देखा. तो बस वो इकोनॉमिक्स से चला गया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर इनिशियल थोड़ा सा मसले थे हमारे साथ. ये तो मेडिकल स्टूडेंट वाले हैं ना, ये वही हमारे ख्वाब होते थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ 50 में से 4 लड़के बीच के अंदर. इससे सी के अंदर होता है सारे लौंडे, एक आध लड़की कोई. सही है. तो मुझे लगता है कि द मोस्ट डिप्रेसिंग ऑफ ऑल. तो ये है. तो फिर हमने ऑब्वियसली ऑल बॉयज स्कूल में किस्से जो है ना वो अनोखे ही हैं. यानी टीचर्स को डायरेक्ट नाम रख देना,
उल्टे सीधे। हाँ, और वो बच्चों को ही पता होता है ना, सिर्फ लड़कों को ही पता होता है। हाँ, टीचर्स को खुद पता होता पता चल जाता है एक हमारे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो पहले दिन आए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे अपना निकनेम लिख दिया लाके मुझे, यानी कि, और उन्होंने बोला मुझे लोग इस नाम से जानते हैं और आप, यानी ही वाज इनटू इट। और सारे उन्होंने कहा अभी बॉयज़ को पढ़ाने आया हूँ, अभी से थोड़ा सा मैं अपना गार्ड डाउन करूँ, बता दो। अजीब, यानी क्लास 7th के अंदर एक लड़के ने टीचर को जो कि 50-55 साल, उनको रुला दिया और वो क्लास छोड़ के चले गए। इस किस्म के बच्चे कितनी हरकतें बहुत नेक्स्ट लेवल। आई थिंक मुझे लगता है, आई डोंट नो, जितना ताबिश वाला बेस्ट था, हमारा बेस्ट से ज़्यादा खतरनाक था, मुझे ऐसे फील आती है। लगता है, मुझे भी लगता है, जो आप लोगों का अलग से हुआ ना। तो कौन फेमस अलमनाई कौन कौन है भाई वहाँ के, क्या सीन है? या हमारे बैच में तो रऊफ आफरीदी, इफ यू नो, ही इज एन एक्टर। वैसे ओवरऑल स्कूल इज नोन फॉर स्पोर्ट्स, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। तो हॉकी के आपके सलाउद्दीन ओलंपियन है, सुहेल अब्बास है ज़मीवियन, अच्छा, कामरान अशरफ है ज़मीवियन, शहबाज सिंह। हमारे स्कूल में हॉकी मैच, हसन सरदार, तो सारे ओलंपियंस आते थे और फिर हम उनका मैच देखने जाते थे। और हॉकी को कल्चर बहुत ज़्यादा था, हॉकी के मैचेस होते थे। और पाकिस्तान, एक ज़माना था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के अंदर 4 से 5 लोग जो होते थे वो अभी पब्लिक स्कूल से ही आते थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी वो है। इवन जो PHF के पास, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उसके पास जो है वो फैसिलिटी नहीं थी, तो वो स्कूल में प्रैक्टिस करने आते थे। जब तक हम स्कूल में थे तो बड़ी डिबेट होती थी कि अगर एस्ट्रोटर्फ बिछ जाए यहाँ पर, क्योंकि वो मिट्टी के ग्राउंड में खेल रहे होते थे, अगर एस्ट्रोटर्फ बिछ जाए तो 5 नहीं 10 प्लेयर जो है वो अभी पब्लिक के होंगे। उसके बाद वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बिछा हमारे जाने के बाद, उसके बाद से एक प्लेयर भी कभी नहीं आया वहाँ से। उल्टा हो गया। तो आई थिंक फैसिलिटीज हमें कभी कभी लगता है कि जरूरी है और होती भी है, लेकिन आई थिंक पैशन फॉर द स्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाई डाउन हो गया। आई थिंक इवन जो स्विमिंग थी वो भी हमारे स्कूल सिंध ओपन, जी वो हमारा स्कूल होस्ट करता था भाई। अभी भी ना हम लोग स्कूल में हमें हबी बॉयज आगे हरा दिया करते थे हमेशा। ऐसी कुछ साल तो ऐसा था कि बैन था कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ होस्ट कर सकते हैं, यानी कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिलता था किसी को जीतने का। ये आते हैं जीत के चले जाते हैं। मैंने सुना आप लोगों की उससे सुना था कि स्कूल ने बोला कि सिर्फ हॉकी अलाउड है, उसी से क्रिकेट खेलना शुरू। हाँ, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही होता है। ऐसी का एक डिलेमा था कि हम हॉकी से क्रिकेट खेलते थे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि हमने बहुत क्रिकेट खेली है हॉकी से। और आई डोंट नो, शायद क्रिकेट से ये चीज़ सीखें कि मिडिल इजी हो जाएगा अगर आप हॉकी से खेल रहे हो, आपकी टाइमिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, मिडिल भी इजी होगा। ये लोग खेलते तो है क्रिकेट, उससे जो स्टंप होता है, स्टंप से प्रैक्टिस करते हैं ना। अब के लोगों को, हम उस जमाने में ये टेक्निक, और वो टेक्निक पता नहीं टेक्निक है, ये तो हमने बस बाय डिफॉल्ट चलो कुछ नहीं है इससे खेलते हैं। उससे तो बॉल बड़ी नजर आती होगी अब तो। स्विंग, क्योंकि हॉकी होता है उसका अपना ब्लेड भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका जो स्विंग होता है वो बड़ा एक जेन्युइन स्विंग होता है। इधर इस पॉडकास्ट पे ना क्रिकेट का सेगमेंट अलग से करना है मुझे, बहुत वो एंड में जो है ना निकाल लेंगे 10-15 मिनट सिर्फ क्रिकेट होगी। है, बाकी बताएं, मैं तो चाह रहा हूँ यूट्यूब का कोई स्टोरी तो निकालें अभी आजकल। ये बताएं तो जो मेनली जुनैद अकरम है वो अपना, उनकी अभी बल्कि मैंने वो सीरीज़ देखी लियारी वाली, वो जो उन्होंने क्या बहुत आज सुनते हुए आया हूँ मैं वापसी, बहुत अच्छा जो उन्होंने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट किया उसको। एनीवेज, तो क्या आप आइडियाज़ देते हैं कि भाई अब आप इस तरफ देख लें और ग्राउंड आप वो करते हैं, या फिर आप बोलते हैं बस? डू यू थिंक जुनैद अकरम को आइडियाज़ की ज़रूरत है? नहीं है तो नहीं, बिल्कुल भी, लेकिन एल्गोरिथम्स वगैरह का आप करते होंगे। जुनैद अकरम या जितने भी हैं, मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर्स नो व्हाट दे आर डूइंग, बट टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं A to Z, तो वो है सारा सीन। आइडियाज़ वगैरह में आप लोग करते हैं? हर किसी को नहीं, जुनैद को ज़रूरत नहीं, जुनैद का आई थिंक मेरे ऑफिस से ज़्यादा बड़ी टीम जुनैद के पास है, तो मैं क्या आइडिया दूंगा उसको। सही बात है। तो आप क्या उनको बेसिकली टेक्निकल स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के किस तरीके से, क्या एक बात बताएं, जुनैद अकरम के पास इतनी बड़ी टीम ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उन्होंने आपको क्यों हायर किया? क्या रीज़न, ऐसा आप क्या प्रोवाइड करते हैं कि उनको आपकी वो पड़ती है? या मैं वैसे मशहूर हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मनी मेकिंग है। मैं ऐसे एनहेंसमेंट कराता हूँ बैक एंड से, और राइट टाइम पब्लिश कराना, पीक टाइम, और सब चीज़ें देखना, तो वो सब चीज़ें खुद भी आप पैसा बनाते हैं, दूसरों को भी बना के देते हैं? वो बनाएगा तो मैं बनाऊंगा ना, बनाएंगे, हाँ ऐसे ही रेवेन्यू शेयर पे सीन होता है। अच्छा, वो पैसे बनाएंगे तो हम बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, खाली हम। ये बताया, मेन उस पर आते हैं, आप लोग बैठे हुए थे, एकदम से कहा चलो यार ब्रो स्टॉक शुरू करते हैं, क्या हुआ था उसकी स्टोरी? बड़ी अजीब सी है। ब्रो स्टॉक जो है वो सारी बात है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये टाइम से, तो ये मुझे बोल रहे थे यार तुम क्रिकेट का कोई शो क्यों नहीं बनाते, यानी कि तुम असल मेरी ट्विटर पे काफ़ी सारे क्रिकेट की बातें हम बकवास करते रहते हैं। मेरे हिसाब से तुम एनालिसिस करते हैं ट्विटर पे यार, यानी कि एनालिसिस तो नहीं, मेरे ख्याल से ट्रोल ही कर रहे हो दूसरे लोगों को, और एक ओपिनियन, बिकॉज ट्विटर इज ईजी प्लेस टू पुट एन ओपिनियन डाउन फॉर समथिंग। तो ये मुझसे बोलते थे यार कि तुम एक काम करो, तुम जस्ट गेट अ ट्राइपॉड, और वो ट्राइपॉड सामने लगाओ और उस पर एक अपना फ़ोन लगा दो, बट यू मेक सम सॉर्ट ऑफ 10-15 मिनट का कंटेंट बना के भेजो, मेरी टीम है, मैं
एडिट कर दूंगा। अब मुझे वर्ल्ड कप से पहले बोले, मुझे PSL से पहले बोले, मैं इसको हाँ बोल के ट्राइपॉड भी खरीदा मैंने, लेकिन मेरी कभी कैमरे के सामने आने की वो नहीं होता था। मैंने यार कि वैसे ही बोल रहा है, कौन देखेगा, दुनिया क्या कहेगी वाला सवाल है, लोग क्या कहेंगे। तो एक दिन इसने मुझे रात में, मुझे याद है मैं सोने के लिए तैयार था, इसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा यार तुम छोड़ो, अकेला तुमसे नहीं होने वाला, मैं और तुम मिलके एक छोटी सी पॉडकास्ट करते हैं, शुरू के 1-2 एपिसोड ज़रा करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग। मैंने कहा बोलेंगे क्या? इसने कहा फॉरगेट नहीं करो, कुछ ना कुछ हम कंटेंट वर्कआउट कर लेंगे और वो कर लेंगे। वैसे फिर उसने बोला कल आ जाओ, एक काम करो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने नया स्टूडियो बनाया है, उसमें ही हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली पुश मी, और इसने, मैंने कहा यार बंदा बुला रहा है, अपना स्टूडियो दे रहा है, अगर मैं अब भी ना करूँ तो लानत ही है फिर तो आई थिंक यस, फिर हमने उसको, जारी बात है फर्स्ट टाइम आई वाज अ लिटिल नर्वस कि यार क्या करना है, पर आई थिंक विद टाइम ही इज फाइन, अब बैठा हुआ है सुकून से, देखो बिल्कुल ऐसे। बट आई थिंक और वही वाली बात है कि यू there's a very good friend of mine कि जो एक बात अच्छी बोलता है, वो कहता है यार there's nothing to lose, किसी चीज़ में there's nothing to lose, I think you should always give it a try। 100%। वैसे मेरा ऐसा कोई दोस्त वो होता ना इतना बुला, मैं तो ऐसा जो है ना निचोड़ देता, वो खुद बोलते भाई तू चला जा, अब हो गया इनफ कंटेंट। इसको मैं ऑफर उनको करता हूँ जो इसका क्या कहते हैं, मतलब है तो बहुत सारे पीछे पड़े हुए, लेकिन ऐसा में ये थॉट ऐसे आया, अच्छा ये नाम भी मैंने सडन रखा है, अच्छा इट वाजंट अ पार्ट ऑफ प्लान, इट्स अ वेरी कैची नेम, ब्रो स्टॉक। यार प्लान का पार्ट ही नहीं था ये। अच्छा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे काम करना है याला। सीन ये हुआ कि मैंने अब इसको बुलावा, ये मान ही नहीं, अच्छा आई वांट टू डू समथिंग विद हिम, कि चलो लेट्स डू, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना यार, बचपन की दोस्त है, कुछ ना कुछ तफरी करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो मैं उसको बोला, अच्छा फ़ोन पे बैठे, इसको जब मैं बात कर रहा था उसको मैंने कॉल की थी, मैं कहा यार लेट्स डू अ शो का नाम रख देते हैं ब्रो स्टॉक, बस ऐसी कॉल पे ऐसी बोल दिया। और मुझे याद है मैं सोने के लिए और अंधेरा कमरे में, मैंने कहा ये बोला, मैंने कहा हाँ सही कर दे। तो अगले दिन मैंने कहा चले जाते हैं, क्या मसला है। अच्छा उसी वक्त फिर आपने अगले दिन से स्टार्ट, अगले दिन में शूट कर दिया। अच्छा, और पहले एपिसोड में रैंडम शूट किया, उसको बोला कोई कंटेंट तो बता, बोला उससे बताऊंगा। अब मैं कहूँ कोई जादू की छड़ी है क्या उसको बताएगा तू बता बोलना क्या है। और इवन लिटरली, अच्छा हम जो ये बोलते हैं ना, क्या कहते हैं पॉडकास्ट में, इट वाज़ डिसाइडेड, अच्छा इट्स टोटली एक्सटेम्पो, अभी भी हाँ जो माइंड में बोल दो। अच्छा, एडिट कंट्रोल्ड है ना। हाँ ये भी है वैसे। हाँ कौन वो कर रहा है, वैसे बोलते तो बहुत कुछ है बहुत चीज़ें काट देते, नहीं जा सकती। तो वो हमसे टॉपिक, हम क्या कहते हैं, जैसे आज एपिसोड शूट करना फॉर एग्जांपल, तो वी डिसाइड कि अच्छा हम टॉपिक, अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अच्छा इस पर बात करते हैं, और साथ में एक टॉपिक ऐड कर लेंगे, वो उससे डिसाइड होगा जब कैमरा ऑन होने के बाद। हाँ अच्छा, हाँ वेट हो रहा होगा यार, अभी रुको यार, अच्छा खुलने दो। जब वो हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर बातें निकल के कुछ ना कुछ शक्ल निकल जाती है उसकी। अच्छा, तो देन वो एपिसोड बन जाता है। और एवरेज टाइम क्या होता है आपके पर एपिसोड? ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन 20 मिनट्स मेरे ख्याल से, 20 या हम रिकॉर्ड तो करते हैं तकरीबन 40-45 मिनट, अक्सर या 35-40 मिनट होता है, लेकिन हम निकालते हैं 20 मिनट 22 मिनट। अच्छा, हाँ। इनकी एडिट टीम, इनकी एडिट स्किल्स खुद भी जो है वो बड़ी शार्प है। आपका तो बैकग्राउंड का वो है, बैकयार्ड, सॉरी बैकग्राउंड के बैकयार्ड वो है, बता दी हो गया। हाँ, खुद बैठते हैं एडिट पे। अच्छा, और बहुत चीज़ें वो गले पे बैठते हैं ना, उस तरीके से गले पे सामने बैठ के एडिट करवा रहे होते हैं। तो वो फिर उसमें, अच्छा फिर वो क्लिप्स, अच्छा ये शो वायरल होता भी नहीं, अभी भी इतना खास नहीं हुआ लेकिन टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गया। टिकटॉक का बताएं क्या सीन हुआ गया? यार टिकटॉक पे ये सीन हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहा था, मैं चलो यार ऐसे ही करते हैं मस्ती में। Then TikTok, official TikTok Pakistan approached me. Okay. They messaged me on my Instagram and कहा कि यार I think you're doing a perfect content for TikTok. तो मैंने कहा let's make a call. और नंबर लगा लिया, then दुबई से कॉल है यहाँ पास कि हम TikTok ऑफिशियल से बात कर रहे हैं और you have to create a new account and start uploading on TikTok. मैंने कहा नया अकाउंट बनाएंगे। मैं पिछले एक और बना टिकटॉक अकाउंट था, 300 फॉलोअर थे। मैं कौन देखेगा ये 300 साल, इस पे को देखता नहीं, ये कौन देखेगा। मैंने कहा वी कमिट, वी कैन पुश फ्रॉम आवर एंड। ओके, मैं कहा लेट्स डू इट। मैं उसको बताया, उसने कहा वाकई का। मैं कहा हाँ, ऑफिशियली अप्रोच किया मैं। अच्छा बना ले भाई। बनाया, पहली वीडियो लगाई तो इतने खास व्यूज, सेकेंड वीडियो लगाया 1.5 लाख व्यूज़। फिर हम जो वीडियो लगाया उस पर 1 लाख व्यूज़, 2.5 लाख व्यूज़, एक 70,000 80,000 आना शुरू हो गए। फिर ऐसा हुआ कि अब मैं अपने बेटे के स्कूल गया, मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया। हाँ अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है। मैं चाह बेटे ने कुछ किया हो गया, मुझे क्या किया। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि यार मैं आपको टिकटॉक फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अच्छा बोला यार वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो टिकटॉक पे। फिर स्कूल का गार्ड मुझे बोल रहा है
या हम आपको टिकटॉक पे देखता है, मैंने कहा भाई सही है भाई। इसके साथ भी ऐसी हुआ है इवन। अच्छा, नहीं, मुझे लगता है जैसे आई डोंट नो, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है मेरे ख्याल से प्रोबेबली द बेस्ट अमंग्स दी सोशल मीडिया एप्स। और जिस तरीके से लोकल कंटेंट और तो यस टिकटॉक जो है, मैं ये कहता हूँ कि इफ यू वांट टू be to the right audience, TikTok is the only place. मुझे लगता है हमारे यहाँ टिकटॉक को थोड़ा बदनाम कर दिया लोगों ने कि टिकटॉक पे टिकटॉकर है, बड़ा एक डिमीनिंग अंदाज में लोगों को पूरी मूवमेंट कह सकते हैं कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, याद है एक पूरी चली थी, उसके अंदर सभी दूसरों को डिस कर रहे थे। इवन जो आपके बड़े यूट्यूबर हैं वो भी मैंने सुना है जरा टिकटॉक को थोड़ा सा शुरू में ऐसे करते थे, शुरू में वो टिकटॉक को ऐसे करते थे क्योंकि वहाँ से लोग बहुत नीचे इनकम ब्रैकेट से लोग मशहूर होना शुरू हो गए थे, तो जरा उनको ये कैसे मशहूर हो सकते हैं, ये क्या कंटेंट है, और ये तो अजीब क्लास डिफरेंशिएशन का मसला है। बट अगर आप टिकटॉक की कंट्री का भी चेंज करके देखें और आप बाहर का कुछ कंटेंट देखें, टिकटॉक इज एक्चुअली एब्सोल्यूट ब्रिलियंट कंटेंट। या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में इवन यूरोप में इफ एनी ब्रांड वांट टू प्रमोट देमसेल्फ, टिकटॉक इज देयर फर्स्ट चॉइस ऑलवेज, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर वो जब मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं और राइट ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, तो उस चीज़ से एल्गोरिथम टिकटॉक का बहुत अच्छा है एज कंपेरेटिवली यूट्यूब हो या फेसबुक हो। और इवन टिकटॉक की वजह से ही रील्स आई, शॉर्ट्स आई, सब टिकटॉक, क्योंकि 30 सेकंड और क्या चाहिए। आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं कंपनी का नाम मिस कर रहा हूँ, शायद यूनिलीवर थी या कोई और कंपनी थी, वहाँ पर चाइना के अंदर दे हायर्ड समवन कि जिसकी जाहिर बात उन्होंने इंटरव्यू किया, उनको पसंद आया, हाँ यूनिटली पसंद आया, उस लड़की के कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक थे, दिस इज उन्होंने कहा हम इसको हायर करेंगे बिकॉज ये लाइफ एट यूनिलीवर को कवर करेगी एंड दिस इज लाइक, और शी वाज देयर फॉर जॉब। अच्छा, उनको एम्बेसडर बना दिया पूरा, क्या ये छोड़े अभी एम्बेसडर। हां एक्चुअल कहानी है, so it's यहाँ पे टिकटॉकर्स की इज्जत नहीं है भाई। मुझे लगता है बड़ा एम्पावरिंग टूल है। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट टू, सही, अगर वो इन्फॉर्मेटिव है ना, क्योंकि असल में यहाँ पे ना टिकटॉक पे से नाच गाना दिखाया कि हाँ नाचो 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 बन जाए। मुझे तो उससे भी मसला नहीं है, मैं जो कहता हूँ कि जो बेसिकली आपके गरीब लोग हैं उसमें से मेरे ख्याल से मुझे याद है टिकटॉकर वो भट्टी में काम करने वाले 2 लड़के हैं, और वो कहा और दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, नसीर करके नाम है, नसीर, दैट्स एम्पावरिंग। और मेरे ख्याल से जो ऊपर के जो यूट्यूबर या जो है उनको शायद यही लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये कंटेंट बना रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, एक्चुअली मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ वर्क कर रहे हैं, आप डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, फेम आपके कंट्रोल में थोड़ी है, तो अल्लाह के कंट्रोल में। अगर समवन गेट फेम, आज तक कभी कोई ऐसी चीज मशहूर नहीं हुई जो कुछ ना कुछ डिफरेंट ना हो, जाहिर बात है कुछ डिफरेंट यूनिक चीजें देखो आगे आती है हमेशा। उनका कंटेंट देख लेना, उसैब भाई जो वो खाना नहीं खाते, जो गेस करते हैं बस, बताओ भाई क्या है इसके नीचे, ये है, ठग जिंगर खा लिया। उनके पर डे फेसबुक पे 1.2 या ऐसे करके मिलियंस पर डे उनके आते हैं, उन्होंने गाड़ी वाड़ी निकालनी हर चीज़। तो ये बात तो सही है, आई थिंक कंटेंट यूनिक होना चाहिए और बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट इज द की। अब ये बताएं, अभी जो इससे पहले बात की थी, मैंने कहा पूछूंगा, ये क्या सीन है कि टिकटॉक लाइव पे कुछ thousands of dollars मिलते हैं अगर आप व्यूअर्स लाते रहें, बहुत ही बड़ी गेम है वो। व्यूअर्स का सीन नहीं ना, इससे ताल्लुक आपके फॉलोअर्स का है। सबसे पहले पाकिस्तान में चलता नहीं है वो, आपको कंट्री चेंज करके सिम बाहर की लगानी होगी, देन इट विल वर्क। और उसमें जो गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत सारे टॉप यूट्यूबर्स जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, और उसमें जो है दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। यानी ऑन एवरेज अगर बहुत ख़राब दिन गुजरा तो $500 कहीं नहीं गए। $500 हाँ, एक दिन में नहीं, 1 घंटे में। एक दिन तो बहुत, 24 घंटे तो बहुत है, 1 घंटा $500 मेरे ख्याल से, और 15 पाकिस्तान की एवरेज सैलरी से कितना हो गया $500? 1,40,000 रुपये हो गए। और 15 मिनट्स में आपके बैंक अकाउंट के अंदर, 15 मिनट, यस 15 मिनट्स में आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो वही वाली आपने जैसे कहा फॉलोअर्स जरूरी नहीं है, तो फिर क्या जरूरी है, कैसे करेंगे वो? आपको समय वो जो चैट रूम जहाँ पे ये लोग गिफ्ट करते हैं उसमें एंटर होना है। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो पीपल स्टार्ट सेंडिंग यू मनी, कॉइन्स भेजेंगे, चीज़ें भेजेंगे। तो वो लोग कौन होते हैं, क्यों भेज रहे हैं? बस शो देयर लव टू द क्रिएटर। उसमें कंपटीशन होता है, जैसे हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग कंपटीशन है, जिसको ज़्यादा पैसे मिले, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे वो ओवरऑल जो पॉट मनी होगा, जिसे कहते हैं पॉट मनी साहब आपका। अच्छा, वो जो एक होता था ऐसे करके, समझे जैसे कौन सा गेम था वो, टेकन खेला है, आप लोगों ने खेला ही होगा, उसके अंदर वो नहीं लाइफ कम हो रही होती थी, तो एक तरफ चला गया, वही वाला सीन है। इसी तरह पॉइंट्स नहीं चल रहे होते हैं और पीपल मेकिंग। मैंने देखा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा क्रिएटर का मैं, उसने एक दिन में कोई $7,000 बनाए थे। $7,000। कितना हुआ आप बताएं, जो आप लोगों का थोड़ा मैथ इनका जल्दी बताया था, कितना हो जाएगा? हो गए तकरीबन 15-20 लाख रुपए तो हो ही गए।
700 तकरीबन 18-19 लाख रुपए होगा। 19 लाख रुपए 18 लाख रुपए एक दिन के अंदर एक दिन TikTok में से? नहीं, घंटों में घंटों में। 1.5 से 2 घंटे के अंदर। और मैं झूठ तो नहीं बोल बहुत रहा। बड़ा छक्का है। हाँ मैं सच से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये कहीं मैं एग्जैजुरेट नहीं करा कि मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ। एक्चुअल है $7,000 कमाए हैं उसने। इसी से मेरा आपके लिए सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है there's a little generation gap, मैं वैसे कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इज इट लाइक कि आपकी जो जनरेशन है अब उसके अंदर दिस इज़ अ कॉमन थिंग कि यार जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम डिग्री ले रहे हैं वो तो सही है, बट देयर इज़ अ सर्टन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ की अर्निंग्स जो हैं दिस कुड बी अ लॉट। और यहाँ पर मैं पैशन को भी फॉलो कर सकता हूँ और यहाँ पर वन टाइम फेम भी मिल गया तो मैं कुछ ही घंटों में जो है वो पैसे भी बना सकता हूँ। सो isn't like what is the take of your generation on this? Is everyone looking for a YouTube channel ताकि मैं भी कर सकूँ? And what is the number of people into this at the moment? अच्छा देखें, उसमें मल्टीपल वो आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक तो ये है कि जो भी आप ग्रैब कर सकते हैं आप करें। दूसरा ये आ जाता है कि अब जैसे इन्होंने बताया ना, एक लड़का देख रहा है, सही है। अब आपको पता है जब हमारी जनरेशन है ये शॉर्टकट्स वाली है, क्या जल्दी से हम कुछ करें, पैसे मिल जाएं और जल्दी आगे करना है। तो अब एक बंदा सुनता है कि यार 1-2 घंटे में 18 लाख रुपए, और अगर मैं अपनी डिग्री करता हूँ फिर एक जॉब लेता हूँ, जॉब की स्टार्टिंग कितनी होती है, कुछ 50,000 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कह देता हूँ, फर्स्ट सैलरी जो मिल जाती है वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो कहाँ 50,000 एक महीने का मिल रहा है और कहाँ कुछ घंटों के अंदर। तो शॉर्टकट्स में बंदा ये सोच लेता है। जहाँ तक अब इसमें ना हमारी जनरेशन में इस पर कहूँगा बहुत कन्फ्यूज़ड है, इस सेंस में कि आप पूरा फेसबुक उठा के देख लें, हर कोई शॉर्टकट कि मेरा कोर्स ले लो, इतने महीने में इतने रुपए कमा लोगे, डिग्रीज बेकार हैं, यूनिवर्सिटीज छोड़ दो, ये कर लो। बच्चे बहुत ऐसे करके चल रहे होते हैं, बहुत कंफ्यूज है। सेकंड पार्ट यही था कि बिकॉज हमें दूर से तो ये लगता है कि आपकी योर जनरेशन हैज इट इजी क्योंकि एक्सेस टू नॉलेज है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, लेकिन आई थिंक इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फोकस। सर अगर स्पेसिफिक हूँ ना मैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप यूएस या वेस्टर्न साइड पे देखें तो अगर किसी को अपना सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन करनी है तो वो आराम से कर भी सकता है, समझ रहे हैं। अगर वो कोई अलग से है, यूनिकनेस है उसके अंदर और वो डालता है तो उसको वहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको उसी हिसाब से प्रमोशन भी मिलती है। यहाँ पे ना वही कंफ्यूज स्टेट चल रही होती है। यहाँ पे आपको पता है हमारे अपने ही जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं चेंज हो जाती हैं। आपको याद है बीच में बैन कर दिया था, खत्म, ऐप ही नहीं है। 3 साल बैन रही है पाकिस्तान के यूट्यूब 3 साल बैन हो गया। टिकटॉक आपको याद है बीच में उड़ा दिया था, अब नहीं यूज़ होगा। फिर उनको ही बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो ये कंफ्यूज स्टेट चल रही होती है। तो लेकिन बहुत ही जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो प्रिविलेज हूँ कि मेडिसिन कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है भाई मुझे डॉक्टर बन के कोई इसमें ही करना है, वरना फिर सब ज़ाया हो जाएगा ना इतना जो किया हुआ है बिल्डअप। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू फोकस बिकॉज आपका फोकस भी थोड़ा सा आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है, अब जो सोशल मीडिया यूजेज है बहुत ईजी है। जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई क्या है, ट्राइपॉड रखो, 15 मिनट रिकॉर्ड करके लगा दो, व्यूज आए। इजी तो नहीं है नहीं, अब डिपेंड, वही वाली स्किल वाली बात है फिर। और यू एक्चुअली डोंट नो, जैसे वो है पार्टी हो रही जो है दानानी, इनकी रैंडम वीडियो अपने दोस्तों के साथ करी हुई है, आई थिंक वो ड्रामा में भी आ रही है। लेकिन अब देखें कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की ना, वो फेमस हुई, लेकिन फिर उनका कंटेंट उन्होंने और ज्यादा कर दिया, एड्स में आना शुरू हो गया। आई एम श्योर शी नेवर थॉट अबाउट दिस। वो वीडियो बना रही थी, वो तो उनकी बड़ी रैंडम दोस्तों के साथ एक बनाई हुई वीडियो है, उसको इंडियन सेलिब्रिटीज तक कॉपी कर रहे हैं। हां, बड़ी बात है। अक्षय कुमार उनकी वीडियो का वो कर रहे हैं, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, बहुत बड़ी बात है। सबने किया भाई। तो लेकिन सर उन लोगों को खुद भी ट्रेंड फॉलो करने का शौक है ना, कि दे हैव टू बी इन एंड दे वांट। दीपिका ने वाला ट्रेंड फॉलो किया, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक, हाँ वो बताएं कहाँ से कहाँ बात चली गई अचानक से। लेकिन यही हमारे पिछले गेस्ट रहते अरसलान भाई, वो होते हैं वसीम अकरम और जो क्रिकेटर्स हैं ना, अरसलान हैदर, जी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, तो उन्होंने बताया था कि ये कैटलिस्ट है कि भाई तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको सही से यूज़ कर लो तो अभी तुम्हें 2 बंदे सुन रहे हैं, तुम्हें 2000 भी सुन सकते हैं, 2 लाख भी सुन सकते हैं, तुम इसको तुम्हारे ऊपर है यूज़ कैसे करते हो। तो ये है, लेकिन मेरा इस पर यही स्टांस है, ओवरऑल सबकी बात करूँगा, अपनी तो नहीं, कि बहुत कंफ्यूज स्टेट है कि अगर यहाँ जाते हैं तो कंटेंट, लेकिन फिर पढ़ाई भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ऐसा भी लग रहा है न्यू एज पेरेंट्स जो हैं वो भी बड़े लगे हुए हैं इसके अंदर। अजीब सा एक हुआ है कि वो अपने 5 साल के बच्चों या 10 साल के बच्चों को यूट्यूब चैनल बना के गिफ्ट कर रहे हैं। इट्स गुड, इट्स नॉट समथिंग बैड, बट उनको भी पेरेंट्स को भी लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट दिस इज द ओनली फ्यूचर वी हैव। ओनली फ्यूचर नहीं है, इट्स अगर वो पैशन कुछ अपना फॉलो कर ले बच्चा या कुछ कर ले तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन। लेकिन अब जैसे आपको तो बेहतर पता होगा अरसलान भाई कि अब यूट्यूब का कोई यहाँ पे ऑफिस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एज सच नहीं ना, कि जैसे बाहर कंटेंट क्रिएशन के ऑफिसेज होते हैं, आई गेस आप जाएं अपना आपको वहाँ पे वो करें, वो पुश भी करेंगे, आपको एडवाइस देंगे। और भी टिकटॉक का नहीं, जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऑफिसेज और उसकी वो नहीं है। तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा किसी को कि यार मुझे अगर इसको सोलली इसको लेके चलना है तो फिर मैं कैसे
अपने आप को पुश मार सकता हूँ? देखो सबसे पहले तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है तो क्या होगा, लोगों के माइंड में बहुत कुछ है। ऑफिस होना लाजमी नहीं, प्लेटफॉर्म खुद इतना बड़ा है कि सपोर्ट इतनी अच्छी है, लेकिन इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज तो है ना। आज मोनेटाइजेशन कल को गवर्नमेंट वापस से मोनेटाइजेशन पाकिस्तान से होती है, कल को कोई वापस से ऐसी वीडियो आती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, गवर्नमेंट यूट्यूब बंद कर देते सारे यूट्यूबर्स, उनका तो उसका नहीं मैं आपको एग्जांपल, इट शुड नॉट हैपन बट इट कैन। जब समा टीवी पाकिस्तान का फर्स्ट चैनल मोनेटाइज हुआ है वो समा टीवी अपने हाथ से किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, तो उस टाइम पे यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में। दुबई से रिमोट डेस्कटॉप के जरिए हम चीज़ें अपलोड करते थे वहीं से, और वहीं से मोनेटाइजेशन ऑन की हुई थी, वहीं का बैंक अकाउंट डला हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान का नहीं डला हुआ था। फिर जब पाकिस्तान में ऑफिशियली आ गए देन वी कन्वर्ट कर दिया कि हमने एडसेंस पे एडसेंस चेंज हुआ बैक एंड पे कि हम जो है ना यहाँ पैसे ला सकें। इससे पहले तो सारे पैसे जो है वो दुबई मंगवाते थे। आई गेस वे आउट निकल जाता है अगर आप चाहें करना। और एग्जांपल जितना इजी था मेरे लिए उस वक्त जब यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में, किसी भी क्रिएटर को कन्विंस करना कि पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो है नहीं, पैसे कैसे मंगवाऊंगा मैं? लेकिन व्यूज पे तो फर्क पड़ता होगा ना। मैं अपने मोबाइल पे, मेरी यूट्यूब ऐप चल रही है, मैं उसमें देख रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ देख ली, मैंने इससे कहीं और चला गया, अब मुझे VPN लगाना है और यूट्यूब को एक्सेस करना है, इट्स अ हैसल। आई नो इट्स अ हैसल, लेकिन उसमें उनको एक एडवांटेज था उस टाइम पे, जो भी व्यूअर बाहर का है तो पैसे जो कम से कम देते थे। अच्छा, यहाँ ये बात भी वैसे है कि चलो मैं भी सवाल पूछ लेता हूँ कि ये यूट्यूब इतना डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है पाकिस्तान और इंडियन ऑडियंस की तरफ, कि हमारे वाले आर्टिस्ट को वो कम पैसे पे करना चाहता है, हमारे व्यूज़ को वो इतना वैल्यू नहीं करता जितना गोरे के व्यू का वैल्यू करता। असल में वो है क्या कहते हैं, जो एडवर्टाइज़र है इंडिया में वो ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, मुल्क बड़ा है। पाकिस्तान एज कम्पेयर टू बहुत छोटा मुल्क है उसके आगे, जोग्राफिकली भी और वैसे भी रेवेन्यू वाइज भी, तो एडवर्टाइजर वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इससे वहाँ पे इवन क्रिएटर्स भी ज़्यादा हैं वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा। ठीक है, पाकिस्तान में क्रिएटर लिमिटेड है जो टॉप टियर्स हैं। ठीक है, और एडवर्टाइज़र है लेकिन एडवर्टाइज़र उतना स्पेंड नहीं कर जितना स्पेंड वो इंडिया में होता है। सो पाकिस्तान, लेट्स से नॉर्वे फॉर एग्जांपल, नॉर्वे छोटी सी कंट्री है लेकिन नॉर्वे के अंदर कोई कंटेंट बनाए, क्योंकि वहाँ के एडवर्टाइज़र के पास पैसे ज़्यादा हैं, इसकी वजह से उनका कॉस्ट भी ज़्यादा ना एडवर्टाइजिंग की, कॉस्ट एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा, तो शेयरिंग जो है वो उसके साथ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एड प्लेस करते हो, यू कैन प्लेस एन एड फॉर अबाउट 100 रुपीज़ ऑन यूट्यूब। अच्छा, ठीक है, पर 1000 इम्प्रेशन आप प्लेस कर सकते हो। और यही जो है क्या कहते हैं, इंडिया में कहो आप नहीं कर सकते, महंगा है तो सेट। अच्छा, और गूगल एड वैसे भी तो महंगा है। मैं एग्जांपल दी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ सेट मत कर लेना भाई, मैं एग्जांपल दी। भाई ने कहा था 100 रुपये का और है। हाँ, 50 रुपये का ही मिलता है इम्प्रेशन, डिपेंड करता है। हाँ, कि CPC में क्लिक रेट क्या है वो डिपेंड करता है, तो वो सब चीज़ें वेरी करती हैं। गूगल एड्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। उस पर आप यूट्यूब वीडियोज़ प्रमोट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर डिफरेंट एड्स जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। गूगल से होते हैं। अच्छा, उसमें भी अब थोड़ा टेक्निकल है। गूगल एड्स में जो है वो कुछ होते हैं ऑक्शन बेस्ड, जो यूजली 90% ऑफ दी पीपल करते हैं, कि उसमें होगा कि जो स्लैब अवेलेबल होगा उस टाइम पे ऐड पुश हो जाएगा। और एक होता है कंफर्म ऐड, रिजर्व ऐड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब खोलेगा, पहला स्क्रीन पे ऐड आता है, उसको कहते हैं मास्ट हेड। ठीक है ना, उसकी पर डे कॉस्ट जो है वो तकरीबन $10,000 to $15,000 होती है 24 आवर्स के लिए। यस, और रीजन वाइज होती है, एज ब्रैकेट के हिसाब से होती है, तो नहीं हर किसी को दिखे, तो वो सब चीज़ें भी हैं। वो जो हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड एक आता है ऐड वाला, जो आप YouTube ऐप ओपन करते हैं पहला। अच्छा, उसमें जो आता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल पहली जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर, वो बहुत एक्सपेंसिव, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ऐड है वो YouTube का, जस्ट रिजर्व, वो आपको 100% दिखेगा, नजर आएगा। पैसे भी उसके हिसाब से हैं। हाँ, तहरीक चलानी चाहिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कि हमें कम पैसे क्यों मिल रहे हैं, और इक्वल पे अपॉर्चुनिटी कहाँ चलाएंगे, बताएंगे। ऐड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ऑफिस ही नहीं उनका, क्या करें? उससे गवर्नमेंट को भी एक होता है ना, ओवरऑल मूवमेंट। पाकिस्तान यूट्यूब जो हैंडल होता है पाकिस्तान का, वो होता है सिंगापुर से। अच्छा, हाँ, सिंगापुर से होता है। मेरी कंपनी अकाउंट मैनेजर ओवर देयर, तो सिंगापुर से, और सब सारी सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान आते रहते हैं बैक में, पाकिस्तानी है वो लोग भी। हाँ, पाकिस्तान के हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत। अब तो बहुत बेनिफिट है, एटलीस्ट क्रिएटर को सपोर्ट मिलती है। डाउन द रोड 5 साल पहले कुछ सपोर्ट ही थी क्रिएटर को, पता ही नहीं था कि बस बनाए जा रहे हैं, किससे कांटेक्ट करना है, मसला हो जाए, फलाना जाए, कुछ पता ही नहीं था। तो स्ट्राइक्स वगैरह हो गई तो उसमें कैसे हैंडल करना है? स्ट्राइक तो देखो, वो तो जिसका कंटेंट है वो ही स्ट्राइक मारेगा ना। हाँ, तो जिसने कंटेंट अपलोड गलत किया है फॉर एग्जांपल, तो उसके वो तो उसका इसके लिए रूल बुक पढ़ना जरूरी होती है।
वो करने से पहले कॉपीराइट स्कूल का पता होना चाहिए। बहुत टेक्निकल, बस समझ ही नहीं आई भाई को, बस नहीं मुझे नहीं इतना तो नहीं हल्का है भाई। काउंटर स्ट्राइक मुझे याद आ रहा था। कोई स्ट्राइक मारे, अगर आप स्ट्राइक लग जाए तो आपको काउंटर कर सकते हैं। काउंटर स्ट्राइक आ गया। कनेक्ट। बाकी यूट्यूब एल्गोरिथम का थोड़ा सा बताएं, बस कंसिस्टेंसी है, टैग शैग्स हैं, आपने मुझे बताया भाई हैशटैग वैशटैग अब पुराना हो गया, अब आप उस पर आ जाएं, वो जो बाद में नहीं हैशटैग तो दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन टैग्स जो है वो सही है, बस नहीं भी फर्क नहीं पड़ता। आई मीन दैट्स नॉर्मल। असल बाकी ये बताएं, टाइम तो लग जाता है। एक मैं फेसबुक पे अगर देखूँ ना, फेसबुक पे वीडियो यूं हिट हो जाती है मजे से, नहीं टिकटॉक और फेसबुक दोनों पे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत टाइम लगता है। नहीं फेसबुक पे टाइम लगता है। कंटेंट इटसेल्फ देखो, मैं कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो सिर्फ फेसबुक के लिए होता है, कुछ कंटेंट ऐसा होता है सिर्फ यूट्यूब पे चलता है, फेसबुक पे नहीं चलता, और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जैसे वो जो टिकटॉक या फॉर श्योर वो आपको बनाते हुए आइडिया नहीं होता, लेकिन वो चलता उसी पे। ऐसा ही है। तो इसी वजह से ना वो वही करता है केस टू केस। यानी मैंने ऐसे देखे हैं यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ हैं उसी वीडियो पे, और फेसबुक पे लगाए तो 10,000 व्यूज़ हैं। हाँ ये भी होता है, उल्टा भी होता है। बट आई थिंक फेसबुक ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा है कंटेंट वही करता है केस टू केस। फेसबुक पे तो है नहीं कि सभी मेरे ख्याल से हर किसी के वालिदैन तक पहुंचे हुए हैं, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी वालिदैन फॉलो कर रहे हैं। अम्मी भी फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, मैंने हरकतें छोड़ दी है बहुत सारी। हाँ बिल्कुल, आप वो हो गए, सीरियस हो गए। सही बात है, ये इसमें करना। जो स्टॉक जब मैं कर रहा था, मैंने अपनी अम्मा को बोला, मैं अम्मी आप प्लीज मत देखिएगा वरना मेरा सारा ख्वाब टूट जाएगा। मुश्किल हो जाएगी। एक तो बीवी बड़ी शिकायतें करती है। अच्छा, मेरी बीवी ने मना किया इसके साथ बैठने को। क्यों भाई? मैंने कहा सही लौंडा नहीं है ये। आई डाउट ये वाले हैं, पता है वो जो अम्मी नहीं बोलती थी उसके साथ घूमो भाई, ये अच्छा लड़का है, मुझे लगता है आप वाले लड़के थे। नहीं बीवी मना करती है उसका, मैं कहूँ भाई सही नहीं है लौंडा। खैर हो गई, इसको बोलते हैं, गलत नहीं बोल सकता, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह सकता। हाँ दोस्त पर बंद हो जाएगा। आप कौन सा पॉडकास्ट देखते हैं बाय द वे? कौन सा पॉडकास्ट देखते हैं? ऑनेस्टली कोई भी नहीं। जो रोगन तो देखते होंगे। नहीं मैं नहीं देखता ऐसे पॉडकास्ट, भाई बोरिंग फॉर मी ऑनेस्टली। मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं अपना खुद का पॉडकास्ट भी मुश्किल देखता हूँ, यार चला के बढ़ा यार। I'm more into a show type person. I love to watch shows. अच्छा। जैसे जिमी फैलन देखता हूँ बहुत शौक से, मैं ताबिश का देख लेता हूँ, और इसी तरह जो है वो आई मीन इंडियंस बहुत सारे शो। आई लाइक कॉफी विद करण। अच्छा हाँ, शो स्टार बहुत नया सीजन है। कॉफी विद करण I cannot stand it. I don't think so. क्यों? It's too cringe. और आप जो बना रहे हो वो भी cringe है। कॉफी विद अगर नहीं वो व्यूअरशिप निकाल, मतलब उनको ऐसी चीजें पूछते हैं, वो जो रैपिड फायर राउंड होता है उनका। वो तो मेरे ख्याल से हर ही शो ने कॉपी कर लिया है, उसके बाद शो रैपिड फायर कर रहा है उसके बाद। आई एम श्योर इट, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा होगा, लेकिन आई कैन नॉट सी इट। मेनली जो मुझे लगता है स्टार्टिंग जिमी फैलन और जिमी किमल, ये लोग मुझे लेजेंडरी शुरू का जो है ना पायोनियर्स तो नहीं, खैर वो तो कब से होता आ रहा है, लेकिन इनके जो आइडियाज होते थे ना, मुझे याद है मैंने पूरी स्कूल लाइफ इनको देखा है, तो क्या आइडियाज होते थे अलग अलग, वो सबसे अच्छा मुझे वहाँ जो मजाक होता है जिमी फैलन के शो में, वो बहुत से बिल्कुल ब्लो द बेल्ट होता है, लेकिन पे ऑफेंड नहीं होते लोग यार। मैं कह रहा हूँ कि नए न्यू एज कॉमेडी जो है ना वो मुश्किल है, इवन पुराने जमाने के भी जो आपके कॉमेडियंस हैं, दे फाइंड इट वेरी हार्ड के नहीं जिमी फैलन अभी भी करता है आपका ये एग्जैक्टली। It's very difficult. I guess it depends. जैसे जो रोगन है उसके पॉडकास्ट पे लोग वीड्स भी पी रहे होते हैं, बातें और हर चीज करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको स्पॉटिफाई ने याद नहीं, जो कोविड में उसने कहा था कि वैक्सीन से डिसलेक्सिक हो रहे हैं तो देख लो ये वो, स्पॉटिफाई ने उसकी वो हटा दी। नहीं, लोगों ने कहा स्पॉटिफाई को कि आप इनको हटाएं उनसे, कहने के क्यों हटाएं, मतलब उनका ओपिनियन है इसका, तो काफी बैकलैश मिला, लेकिन वो अपने उस पर रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा है वहाँ पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसी के साथ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से कुछ याद आ गया मुझे, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा हाँ वो तो बताएं, आप लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में यूज की और थोड़ा सा मसला हो गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या सीन था? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं यार आई डोंट थिंक कुछ बहुत मुनासिब, बट आई थिंक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ गुड थिंग। इन जनरल बताएं, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा में ऐसा हुआ, ये मैं डरता बहुत है, डरता मैं भी हूँ, मेरी भी सही पड़ती है, साफ सी बात है। सीन हुआ कि यार हमने मजाक किया था, एक किस्सा सुनाया बचपन का, उसमें नाम हम ले दिया हमने, नाम लेने के बाद जो है ना, इसने मुझे कहा, स्पेसिफिकली कहा इसने मुझे, अस्लान तू नाम हटा दे इसमें से। एडिट से पहले मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, आई नेवर से एनीथिंग, ही डज द एडिट। तो उस एपिसोड में मैंने एडिट से पहले इनको बोला, मैंने कहा यार नाम हटा दे, देख ये गले पड़ जाए, और मैं कुछ नहीं होता, मजाक तो किया, और मैं कहा मजाक क्या, एक्चुअल कहानी सुनाई है हमने। तो वो
इसने अच्छा वो जिसने का था उसने कॉल वाला करना शुरू कर दिया, इसको बहुत तंग किया, ये मुझे तंग कर रहा है। मैं कहा कर दूंगा ना डिलीट, नेक्स्ट डे डिलीट कर दिया हमने, सब जगह डिलीट हो गया। अच्छा हम भी भूल कर आगे बढ़ गए। अच्छा उस बात तो हमारे स्कूल के ऊपर बहुत मजाक वगैरह बना के देखो यार ये जो है ना ये बात हुई और बड़ा किस्सा खुल गया। अच्छा समझ गया, वापस वो हो गया। 1 महीने बाद एग्जैक्टली उसके 1 महीने बाद वी गॉट द नोटिस, यू गॉट सर्व्ड। लीगल नोटिस आ गया। हाँ लीगल नोटिस आ गया। और फिर देन मैंने माफ़ी तलाफ़ी की कि भाई अच्छा भाई, मैंने क्या बात ख़त्म हो चुकी थी, ज़बरदस्ती उछाला गया, डिलीट कर दिया जाएगा सारा। वो बंदा जिसने किया था हमारे पास, उसने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं विक्टिम हूँ, फलाना हूँ टिमकाना। बट आई थिंक उसमें एक बात वहाँ भी सही है कि नाम आई थिंक मैं बस इत्तेफाक करता हूँ कि नाम देखो नाम दिया, नेक्स्ट डे डिलीट कर दिया, नेक्स्ट डे किया था। ठीक है, लाइक रिएक्शन भी सही था ना कि आपने नेक्स्ट डे डिलीट भी कर दिया। हम भी थोड़े से नोविस ही थे ना इस उसमें, तो हमने शुरू में नाम ले दिया, व्हिच इज रॉन्ग। आई थिंक नाम जो है वो थोड़ा सा आज थोड़ा आगे तक छोड़ के आ जाते हैं मसला। ऐसे में ना यार जिस तरह उसमें हंस रहा था ना उनकी उससे ज़्यादा हट गई होगी नाम की शायद रिएक्शन क्या था असल में यार। बस वो अच्छा वो स्कूल ग्रुप में इतनी वो सुबह में उठाऊँ वो इतने लंबे मैसेज 300-400 मैसेज आ गए। मैं क्या हो गया भाई, कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन किया यार, मैं बोल रहा हूँ डिलीट कर दे मैं शाम में डिलीट कर दी, मसला ख़त्म हो गया ना। अच्छा फिर हमने री-एडिट किया वीडियो को, नाम हटाया, सब कुछ किया, अब अपलोड किया, वीडियो डेड हो गया, ऐसी बात है। तो देन फिर हम भूल गए, आगे बढ़ गए। 1 महीने बाद नोटिस आया, फिर सॉरी बोला मैंने, भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो यार। फिर हो गया नहीं है बस शॉर्ट तो हो गया, आई डोंट नो शॉर्ट, आई थिंक आई होप कि हो जाए, सेटल्ड है मामला। नहीं इट्स सेटल्ड अलग है, आई होप सेटल हो जाए। ऐसा नहीं ऐसी बताया ऐसे नहीं फटी पड़ी। आई थिंक वो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी उम्र के ऐसे में आते जा रहे हैं कि जहाँ पर हम आई थिंक थोड़ा सा लोग सीरियस होने लगते हैं, थोड़ी सी ईगोज भी बढ़ जाती हैं। आई थिंक डिलीट हो गया, मामला तय हो गया। आई थिंक इट्स सॉर्टेड नाउ, आई होप सही है, खैर होगी। हम भी अपने पॉडकास्ट में इस बात से आगे बढ़ते हैं, वरना आपको ही नोटिस आ जाएगा। हाँ मुझे भी डर लग रहा है, मैं तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है। ये बताएं उसका थोड़ा सा बीच में मेरे जहन में आइडिया वो आया था वीडियो गेम्स का, है कोई आप लोगों ने? मैं खेलता हूँ ज़्यादा क्या नहीं, अभी पुराना बताएं जो एक रेट्रो वाला एरा था प्रॉपर। मैं रेट्रो एरा में ही खेला सर मैंने, और मारियो से आगे मैं कभी बढ़ नहीं पाया, और प्रीहिस्टोरिक 2 और मारियो यही खेला। इसी वो कर दीजिएगा तो मैं रेट्रो गेम्स खेले, उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे कभी बहुत नहीं खेला। मैं कंप्यूटर पे खेला है बहुत सारे। अब तुमने टॉम क्लांसी खेला यार, रेनबो 6। टॉम क्लांसी की मैंने किताबें पढ़ी हैं, खेला है आपने? रेनबो 6 खेला है? इसने खेला है, मैं तो सीडी दिया स्कूल के अंदर, मुझे याद है। किसी कुछ और समझ के ले ली होगी मैंने, पर मैंने गेम नहीं खेला मैंने। स्कूल में बड़ा हमारे कॉमन था सीडियां, पकड़ी जाना सीडियां, कहानियां, 2 नंबर हो जाया करती थी। रेनबो छापा पड़ता था हमारे स्कूल में। कभी-कभी ऐसा होता था कि एकदम से टीचर आते, छापा पड़ता था, सबके बैग चेक होते थे। तो उसमें से हमारे एक दोस्त थे, उनको एक दफा पता चला कि छापा पड़ने वाला है। उन्होंने 5 मिनट पहले जो टीचर का रोस्टर होता था ना, जो माल उनके पास उन्होंने जाके उसमें छपा दिया। उसने कहा निकलेगा तो इन्हीं के उससे निकलेगा। सबके बैग चेक कुछ नहीं निकला, और वो रोस्टर वहीं का वहीं, और पूरी क्लास जो है वो हंस रही है कि वो ये बता भी नहीं रहे। हाँ ये सीन ऑल बॉयज स्कूल में सीन बहुत है। तो फिर आप लोग, मैंने देखा था ना, मैं बताता हूँ, मैंने पढ़ा निक्सर से, तो वहाँ पे जब वहाँ पे जब आए थे ना सारे ऑल बॉयज़ वाले, तो पता चल रहा होता था कुछ। अब निक्सर में ना प्रॉपर ये भाई ऐसे चलना है, स्ट्राइक्स, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स होती थी भाई, ऐसे रूल ब्रेक किया, स्ट्राइक 1 2 3 पे निकाल। तो वहाँ पे हमें अलग से फील होता था यार, ये बच्चे मतलब बिल्कुल ही ना भरे हुए थे अंदर से। हम जब मैं गया था आगा खान कॉलेज के अंदर, आगा खान कॉलेज उस जमाने में बड़ा माना जाता था, तो उसमें BVS पारसी और हबीब के लड़के जो थे वो अलग से नजर आते थे, कहते ये ऑल बॉयज वाले, यही दो थे। BVS पारसी की भी बहुत अच्छा स्कूल है, उनकी भी बड़े, उनकी भी हिस्ट्री है सबकी। वो परवेज मुशर्रफ ने कौन से उससे पढ़ा था, सुना है? सेंट पैट्रिक्स उनकी भी अलमनाई मैंने सुनी है, काफ़ी वो सीन है उनका। बाकी भाई ये बताएं, ये तो हर सेगमेंट में मुझे लगता है वो करना पड़े क्रिकेट का। क्रिकेट बिल्कुल, क्रिकेट जो है वो जज्बाती भी है, और आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हालात जो है वो आपको मजीद जज्बाती। आई थिंक शोएब जट बहुत अच्छा आदमी है यार। हाँ ये बताएं, शोएब नाम तो पता नहीं, शोएब भाई है मेरा भाई, मैं तो बोल सकता हूं, ही इज लाइक अ ब्रदर। हाँ नहीं, आप बैठे ना, फिर बस मसला नहीं है। हाँ मस्त शोएब इज लाइक, ये बताएं ना, कंट्रोवर्सी पे चलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए मसला क्या है उनको? बाबर आजम से आखिर नहीं क्या प्रॉब्लम? हाँ नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है, एज अ फैन। बाबर आजम ने कहां परफॉर्म कर रहा है? बाबर आजम परफॉर्म ना करे, पर्सनल अटैक उसको करना चाहिए। पर्सनल अटैक कहां किया उसने? परफॉर्मेंस पे अटैक किया। आपको पता है एक दफा डेथ स्टाइल दी थी बाबर आजम ने, ऐसे करके वो चल रही थी, और उन्होंने एंड में क्वेश्चन, उन्होंने ऐसे देखा
नीचे से बोला थैंक यू, बस उठ के चला गया बाबर आजम। नहीं यार और एक दफा अफरीदी की बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुझे इसी घटिया सवाल की आपसे उम्मीद थी, वो भी शुएब जट को उन्होंने बोला था। अच्छा, उसको भी बोला था। और एक दफा पाकिस्तान के एक मीडिया मैनेजर थे, उन्होंने शुएब जट के सवाल पे माइक ही बंद कर दिया, तो शुएब जट पीछे कह रहा है अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो सब कुछ उनके साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं यार शुएब जट अच्छा नहीं है। एक और बात, पुरानी बात है, यूनुस खान की एक वीडियो है, उसके घर के आगे उसमें भी शुएब जट ही है, उसमें भी शुएब जट है, वो बोल रहा है निकलो यहाँ से, मेरे घर के आगे। तरीका तो नहीं होता है, आप लोग शुएब ऐसे जट यार से ऑनेस्टली आई मीन उसको अब उसकी देखो जो भी कंट्रोवर्सी से अलग बात है, लेकिन उसको लोगों ने यार लिटरली डेथ थ्रेट्स अभी उनका फोन भी चोरी हुआ है, आपको पता है ना? हुआ है, उसको लोग मारने की धमकी और उसकी फैमिली, आपसे डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, मान लिया मैं ऐसे मेरे 100 डिफरेंस ओपिनियन है, हम आपस में मिलते हैं। आई थिंक इंटरनेट कभी-कभी बड़ा अजीब सा टूल है, वहाँ पर जो लोग हैं ना वो जज्बाती बहुत होते हैं और it just shows you there sometimes people are vulnerable और death threats, और ये तो बहुत आगे की बात हो गई। हाँ नहीं बिल्कुल, नहीं उसको दिए उसकी फैमिली को, I mean that's very sad by the way. That's very sad. He has an opinion and which is okay, and we can disagree. Social media is all about freedom of speech. हर किसी का हक है जो चाहे पाकिस्तान एक्सप्रेस कर सके, इसमें गलत क्या है? पाकिस्तान में वैसे ही लोग जो हैं वो वायलेंस कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का। हाँ वो चलन नॉर्म चल रहा होता है ना, मेन स्ट्रीम उसी भी बात चल रही है, चाहे वो रिलीजियस हो, रिलीजियस कार्ड कितना प्ले होता है पाकिस्तान में, पता नहीं क्या हो जाता है, उसमें बड़ा वो रखना पड़ता है। इन द एंड से ऐसन आपका ट्विटर पे कुछ लिखता है अबाउट एनीवन, उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो किसी पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए लोगों के ऊपर। आपका पर्सनल ओपिनियन तो फॉर एग्जांपल समवन नॉट प्लेइंग वेल, तो आप बोलते हैं इट्स नॉट प्लेइंग वेल, इसका ये मसला आपका पर्सनल ओपिनियन है ना, अब उस पर आप बोलते हैं कि मैं आपको जान से मार दूंगा। ये बाबर आजम के फैन है, वो कहते हैं कि शुएब जट जो है वो बाबर आजम पे पर्सनल अटैक करता है। नहीं पर्सनल अटैक नहीं करता यार, देखो आई रिसेंटली मेट हिम और मैं उससे बकायदा आई डोंट एग्री टू दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसके जो फैंस हैं वो रिएक्ट इस तरह करते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं वो उनके जो बाबर सन्स बोलते हैं, पता है ना, बाबर आजम के बाबर सन्स जवाब भी दिया उसने, वो देखना मैं गई अपलोड करूंगा। अच्छा, तो उसके अंदर मुझे लगता है पिछले 1 साल के अंदर जितनी मायूसी क्रिकेट में, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, आप ये देखें कि जो टेस्ट मैच हारे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, जो टीम बनी थी जो 2020 में जो बन गई थी, 19 के बाद जब पूरा नया लॉट आया था, ये वो नया कैप्टन, उसके बाद क्या हम फॉर्म में चल रहे थे, फिर 2022 में सब चीज़ें वापस आगे भी, मेरे ख्याल से मेनली उनकी वजह से जो हमारे चेयरमैन चेंज हो गए थे, तो हर चीज़ नीचे तक। अब इस पर 2 ओपिनियंस है इसमें। एक बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने 2019 से लेकर 2022 तक बायलैटरल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज में वो बायलैटरल सीरीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहाँ पर वो नए नए प्लेयर्स को ट्राई जी ऐसा ही है। पाकिस्तान ने बायलैटरल्स मीनिंगलेस बायलैटरल्स के अंदर से अपनी रैंकिंग को टॉप अप किया, एंड दे हैड अ सर्टेन इल्यूजन अबाउट देमसेल्व्स कि वी आर द नंबर 1 ODI साइड इन द वर्ल्ड एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड कप, व्हिच वाज नॉट ट्रू। क्योंकि जितने भी एनालिस्ट थे और जितने भी एक्सपर्ट्स थे, 80% of them did not put Pakistan into top 4 at the start of the tournament. जी बिल्कुल ऐसे है, despite of Pakistan being number 1. So that is, जहाँ तक पुराने चेयरमैन की बात है, I am actually a big critic of him. मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि पाकिस्तान का होम सीजन था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जहाँ पर हमने जो सर्फेसेस ऐसे बनाए कि हम होम एडवांटेज को भी नहीं ले पाए, इंग्लैंड से 3-0 आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे सीरीज, और फिर न्यूजीलैंड से भी हम सिर्फ ड्रॉ कर पाए। आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेड अ पार्ट ऑन फटीग ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, बिकॉज वी प्रिपेयर्ड सो डेड ट्रैक्स कि हमारे प्लेयर्स थोड़े थक गए गोइंग इनटू अ मेजर इवेंट, एंड दैट रिजल्टेड इन अ बैड परफॉर्मेंस। ये बात तो बिल्कुल सही है ओवरऑल, लेकिन वही वाली बात है, सबके प्रोज एंड कॉन्स एक अलग अलग उसमें चल रहे होते हैं। What was good about रमीज राजा कि he backed बाबर आजम and he backed the leadership कि भाई तुम अपनी टीम बनाओ और अपना चलाओ। लेकिन ऐसे में ये देखें ना कि मतलब एक यूनिफाइड एक वो नजर आ रही थी टीम। अभी आप देखें वर्ल्ड कप के बीच में क्या हुआ था, वो जो स्क्रीनशॉट लीक हो गया, अभी कितनी बेकार सी रमीज राजा is one person and I say कि I am a critic of him, but Zaka Ashraf is a buffoon. He's a maniac in that a lot of sense. उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ, मीडिया मैनेजर चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, चल रहा है मिडवे थ्रू द वर्ल्ड कप, वो कह रहा है कि बाबर आजम वापस आएगा तो हम उसकी कैप्टनसी को रिवैल्यूएट करेंगे। सो ही इज वैसे भी एक मैं मानना है कि जब भी कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है ना, तो उसके दरमियान कोई स्टेटमेंट देना ही चाहिए बोर्ड की तरफ से। देखो इंडिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, हालांकि वो सब कुछ हुआ, और भी कंट्रीज ने, बट इट कैन वर्क बोथ वेज। एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट है नजम सेठी के नाम से, नजम सेठी जो है, उन्होंने 1992 में इमरान खान के अगेंस्ट आर्टिकल लिखा था कि इमरान खान शुड रिटायर। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान इंग्लैंड से आ रहा था, वो बारिश हुई थी उसके बाद, इमरान खान शुड रिटायर, ही इज टू ओल्ड, और ये उस आर्टिकल के बाद पाकिस्तान वॉन एवरीथिंग एंड वॉन द वर्ल्ड कप। सो नहीं, वो आर्टिकल समथिंग डिफरेंट, आर्टिकल बहुत इवनिंग काम, इमरान खान को भी वो याद था आर्टिकल, बाद में इमरान खान वाज आल्सो लाइक कि भाई कि ये आर्टिकल क्यों लिखा गया। ऑफ कोर्स ही इज अ डिफरेंट
एथलीट लेवल पे वो बहुत डिफरेंट चीज़ था, लेकिन वो कभी कभी प्लेयर्स को फर्क पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन आपको नहीं लगता एज अ नेशन भी हम लोग बहुत एक्यूट उसमें चल रहे होते हैं कि फॉरेन से रिएक्शंस बहुत उसमें नहीं सोच रहे होते हैं? कुछ है नहीं ना यार, क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट दैट वी हैव, सो वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड इनटू क्रिकेट अ लॉट। Too much invested. अगर कुछ और स्पोर्ट्स ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। कुछ और भी दिख रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कह रहे हैं जो वर्ल्ड कप वो जीत रहे थे, तो उस जमाने में रग्बी का वर्ल्ड कप चल रहा था, ज्यादा रग्बी का वर्ल्ड कप को लोग देख रहे थे। आपने देखा जब वो वापस ऑस्ट्रेलिया का क्या कुछ भी नहीं था भाई, जैसे आप जैसे तुम दुबई से वापस आ रहे ना अकेले रात को 2 बजे की फ्लाइट पे, वैसे ही आए वो लोग। तो उनके नॉर्मल है 6 बार जीत गए भाई, 6 बार भी जीत गए और क्रिकेट ठीक है तो अपना ही घर का ये क्या तुम लोग। लेकिन अच्छा मुझे था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाएगी, इंडिया की जो फॉर्म चल रही ऑस्ट्रेलिया ने थी बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया यार, वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड। आई मीन इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक। आपको पता है वो जो पिक्चर ली है पैट कमिंस ने आके, वो भी बड़ी एक स्ट्रेटेजी थी। आई थिंक पैट कमिंस की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उससे पूछा था कि 1,30,000 उसने कहा, नथिंग लाइक making 130,000 people quiet at one time. So I think he was mentally there. They were day before prepared कि we already won the World Cup. लेकिन ये बताएं कि इंडिया जो है अब चला, हम तो अपना उसमें पैसा भी कम लगाते हैं ना कंपेयर टू इंडिया, उनके स्पॉन्सर्स, उनकी सारी हरकतें। वो 2013 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी एक जीते, वो भी धोनी ने एंड में आके जितवा दी थी इंग्लैंड से। अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होता तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता कि 10 साल से ना कोई ट्रॉफी है, और हर बहुत सारे टूर्नामेंट्स के अंदर दे एक्चुअली केम टू सेमीफाइनल, ऐसे ही है, और हर वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला है, मतलब फाइनल सेमीफाइनल। एक्चुअली वेरी गुड टीम, और इस वर्ल्ड कप में तो आई थिंक उनके साथ बैड लगी, आप कह सकते हैं कि 10 बहुत हर चीज वो जीतते। प्लेयर्स देखें, कोहली है उनके पास, रोहित शर्मा है उनके पास, वर्ल्ड कप में फॉर्म जो लगा हुआ था उनके हर प्लेयर का फॉर्म लगा हुआ था। ऐसा कमिंग बॉलर्स का भी 6-6 7-7 विकेट उनके बॉलर्स ले रहे थे। आपने एशिया का फाइनल देखा था जो 20 मिनट की जो था पूरा इनिंग्स? आपने आज का नहीं देखा? साउथ अफ्रीका गॉट ऑल आउट एट 55, इंडिया ने उनको 55 रन पे ऑल आउट कर दिया और 90 पे 2 आउट थे। सिराज ने किया ना सारे, सिराज ने 6 आउट किए आज। भाई इंडियंस आर टू गुड, आई मीन बस बेचारे। आई डोंट थिंक सो दे आर टू गुड, आई थिंक द गुड थिंग ओवर हाइप्ड है मुझे लगता है इस्लाम भाई, मुझे लगता है। नहीं आई थिंक मुझे तो ऑनेस्टली तो मेरी इंडियन टीम अच्छी लगती है, इंडियन टीम अच्छी है। मैं मतलब इवन जब भी मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो मुझे फील होती है पाकिस्तान तो डेफिनेटली हारेगा। हाँ ये तो बैक ऑफ द हेड है, क्योंकि हम इतना हार चुके हैं उनसे। तो क्योंकि मेरी जॉब के सिलसिले में इंडियन कोलीग्स बहुत सारे मेरे, इनफैक्ट मेरे अपने मैनेजर जो है वो भी इंडियन ही है, तो उनसे बातचीत रहती है क्रिकेट वगैरह में, तो कहते हैं कि जो क्रिकेट का जो सेटअप है ना, बीसीसीआई इटसेल्फ जब लोकल कम्युनिटीज में जो रन होता है ना, इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन। वहाँ पर टूर्नामेंट्स होना, वहाँ से प्लेयर आगे आना, प्लेयर्स को पैसे मिलना। मैं कहा हमारे यहाँ तो टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा हो तो उससे एक हारिस रऊफ को पकड़ लिया, कुछ ये कर लिया, चांस वगैरह। तो जो ओवरऑल क्रिकेट इंडिया में रन होता है ना, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी देयर। एंड ऑल्सो द फैक्ट के बीसीसीआई इज अ वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। हमें तो बीसीसीआई को हम गालियाँ देते रहते हैं, बीसीसीआई ने कर दिया वो कर दिया, बट इट्स अ वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ रीजन कि उनके पास इतना बड़ा शेयर आईसीसी का, शेयर आईसीसी और उनके पास प्लेयर ऑफ पूल्स जो है वो भी है, और आईपीएल इज अ बिग प्रोडक्ट फॉर देम। आईपीएल का आपको वो पता है, वो जो एक बंदे ने पूरा स्कैम किया था, अच्छा बैटिंग का उसने वो बनाया और कहने लगा कि जो है ना मैं मैचेस आईपीएल हो रहा है, बैटिंग पूरी उसने कंपनी बनाई, ऑनलाइन हर चीज़ सेटिंग वेटिंग की, लोकल किसी गांव के ग्राउंड में ना लोगों को बुक किया, वहाँ पे कि लोगों को खिलाने लगा, और बस कैमरा लगा हुआ था। तो बाहर के लोगों को इतना तो नहीं पता, उनको लगा आईपीएल चल रहा है ये सही है, और वो वेबसाइट उसने रन करना शुरू कर ली। वो पैसे वैसे वहाँ से कमाए उसने, और बैटिंग में वही होता है ना कि यार छक्का मारेगा, बता दिया भाई छक्का मार देना, छक्का लग गया, अभी आउट होगा तो उसको चेंज कर दिया, उसके हिसाब से पैसे वैसे करके बहुत बड़ा कोई करोड़ों का स्कैम उसने किया भाई। फिर वो शार्क टैंक फॉलो करते हैं, मैं शार्क टैंक के अंदर एक यूएस वाला पाकिस्तान इंडिया वाला भी अच्छा है, आप करें ठीक है। उसके अंदर अश्नीर ग्रोवर के नाम से, अश्नीर ग्रोवर जो है उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो बेटिंग बेसिकली इज ब्रिंगिंग बेटिंग इनटू क्रिकेट एज अ फॉर्मल स्पोर्ट, और उनके हिसाब से एक मैच पे 100 करोड़ रुपए का जो है वो बेटिंग चल रही होती है इंडिया से एक वक्त में। सो ही वांट्स टू गिव 20% ऑफ दैट शेयर टू द प्लेयर है। सो होता क्या है कि पॉट बनता है, तो कह रहे हैं अगर 100 मिलियन का पॉट बन रहा है सारे आपस में दरमियान में, तो 80% तो जो लोग जो जीत गए, 20% ही वांट्स टू गिव इट टू द प्लेयर, क्योंकि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस की वजह से इट्स जस्ट लाइक अ सर्विस फी टू हिम, क्योंकि उसने अच्छा खेला और उसकी वजह से 80% लोगों ने जीता। ही वांट्स टू इंसेंटिवाइज द प्लेयर। परफॉर्मेंस सीम्स लाइक इवन आईसीसी में अलाउ नहीं करेगा, सीम्स लाइक तो मैंने कोहली का फिक्सिंग हो गई। लेकिन इसके चांसेस तो है ना कि कोई प्लेयर बोले भाई 20% में अगर और भी तो बढ़ा सकता हूं, परफॉर्मेंस मिल रहा है ना। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली की वजह से किसी ने 80 करोड़ रुपए जीते हैं तो विराट कोहली को भी 20 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि उसी की परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो 80 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए का बेट लगा था। लेकिन बैटिंग तो दोनों तरफ होती है ना भाई, टीम आउट हो जाएगी 10-100 के अंदर, तो जो टीम आउट नहीं दे रहे, वो जो बेस्ट परफॉर्मर होगा मैच का उसको 20% उसमें से पर्स में से देना चाहते हैं।
So he wants to bring in another स्पॉट angle. फिक्सिंग का बहुत चांस है प्लेयर बिक सकता है पूरा, बिकता ही है, अगला बंदा बिक जाएगा भाई। तुम ऐसा लगा कि स्पॉट फिक्सिंग फिक्स्ड यानी ये कंफर्म्ड है, कंफर्म जन्नत है। आई डोंट थिंक आना चाहिए, तो वरना इंक्लाइंड एक बायसनेस आ जाएगी यार, पता है यही वैसे भी स्पोर्ट्स और अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए मेरे बट हिसाब आप ये भी तो देखें, इसकी फ्लिप साइड देखें कि अगर 100 करोड़ का सट्टा चल रहा है इंडिया के अंदर और उसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल आमिर जमाल जैसा कोई क्रिकेटर है, आमिर जमाल की वजह से कोई 80 करोड़ जीत गया वहाँ पर, एंड पुअर आमिर जमाल गॉट 1 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे। उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है उससे लाखों लोग जो है वो फायदा ले रहे हैं और क्रिकेटर हिमसेल्फ इज नॉट गेटिंग हिज अगर इसका ये बिजनेस ये वाला माइंड तो आई डोंट थिंक सो कि ये इट्स अ डिफरेंट आइडिया, बट आई नो इट्स अ डिफरेंट आइडिया, बट मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल अच्छा नहीं है, इसमें होगा क्या, इसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा क्रिकेटर का, फिर देन स्पॉट फिक्सिंग ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। आई गेस वही वाली बात है, स्पोर्ट्स को बिल्कुल जैसे थी ना सिंपल रखना चाहिए। फुटबॉल अभी तक जो है ना आपको देखें बिल्कुल सिंपल, बट फुटबॉल इज नॉट दैट सिंपल। फुटबॉल में जो द प्लेयर्स दे गेट अ लॉट ऑफ मनी। हाँ उनकी वो अलग हुई भी, जैसे वहाँ पे कंट्री वाइज इतना कम होता है, हमें क्लब वाइज ज़्यादा है। हमारे 2.5 लाख पाउंड और यूरो के जो है उनके हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट, हफ्ते का पे चेक जो है वो 2.5 लाख यूरो, क्योंकि फिर ऑडियंस भी उसी हिसाब से है ना उनके जो फुटबॉलर्स दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो द होल आर्गुमेंट ऑफ क्रिकेट इज आल्सो कि क्रिकेट इज वॉच्ड बाय ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर आप तो उस हिसाब से क्रिकेटर्स को भी पैसे मिलने चाहिए, बट आई डोंट थिंक इंडिया बहुत बड़ी बॉल आता है। फुटबॉल प्लेयर्स तो बहुत पैसे कमाते हैं भाई। पता है उसको कितने, एम्बापे को 700 मिलियन एक साल के दिए थे, कहते हैं एक साल आओ बस सऊदीया में वो करो फिर चले जाने अगले साल भले। यार मुझे $7,000 देते मैं आ जाऊंगा। खैर जी आज पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स हो गया, यूट्यूब हो बहुत गया, रैंडम एपिसोड था। हाँ ऐसे ही हमारे हर एपिसोड में यही कोई स्पेसिफिकली उस पे नहीं चल मुझे रहा। बहुत घर वाली फील आने लगी। हमारी भी ऐसी होती है, हम उसको मजेदार बनाते हैं फिर। हाँ बाकी बताएं कोई आपके जहन में, आप तो खुद क्या बताऊँ, मैं बोलूँगा कि आप लोग बस थोड़ा सा प्रोग्रेस अल्लाह करे, एक शो करे अल्लाह, और ये उठे और इसको कोई स्पॉन्सर मिले ताकि चाय खाली ना हो, है ना, बार बार आके बंदा भरते ही रहे उसमें। कॉफी भी आपकी कॉफी रह गई आज। पैसे मिले बैठने के हमें यहाँ पे। ये है इसका क्या आप देते हैं, अगर किसी को बुलाएं आप देंगे, कितने देते हैं? मुझे कुछ नहीं दे रहे। ये तो हाँ हमें बता रहे हैं इनको पैसे नहीं दिए आपने। इसको तो आई मीन ऐसी। अच्छा वैसे एक बात है ताकि ऑन कैमरा भी आ जाए, अगर कल को कंपनी निकल जाती है, ब्रो स्टॉक हिट हो गया, सही है, बहुत वीआईपी चल रहे हैं आप लोग, टाइम वाइम नहीं, तो क्या सीन है, कितना शेयरिंग वेयरिंग करेंगे? बस 50 करेंगे, बिल्कुल शो का करेंगे, कंपनी का थोड़ी 50% दूंगा, शो का 50% दूंगा। मुझे पता है क्या लग रहा है ईमान, आप मेरे साथ आइए घुमा देंगे, घुमा देंगे यार। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर, देखो बात ये है, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करके, प्रोडक्शन एडिट मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करके पैसे बचेंगे, बस फिर तो हो गया। $5 बचेंगे। यही तुम्हारा हिस्सा, यानी और खाना खाते नहीं पैसों का। बट लेकिन यूट्यूब की जैसे मोनेटाइजेशन है, आई डोंट नो आप लोग ज्यादा हो तो यानी पीपल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। हाँ थोड़ा सा इस पे एंडिंग वो करते हैं, थोड़ा आप बताएं कि यूट्यूबर जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लें, रेंज क्या होती है? या जैसे बहुत सारे डेली यूट्यूबर्स हैं, अब अंडरस्टूड हो जाएगा किसका नाम बता रहा हूँ मैं, तो दे आर गोइंग टू मेक अराउंड $12,000-15,000 a month. But this is like giving content every day. वो सब लोगों का कंटेंट होता ही है, so they are working good 7 to 8 hours every day approximately. लेकिन वर्क क्या मतलब जो भी कर रहे हैं, एडिट करना चीजें, टीम है ना उसका, टीम बहुत से पास टीम भी नहीं है, they still edit by their own। बड़ी रॉ सी वैसे हाँ मैंने देखी है। मुझे उसका इरफान जुनेजो का मुझे व्लॉग याद है, इरफान जुनेजो मेड अ व्लॉग एंड सेज के उसने टारगेट किया था कि वो एक साल 365 दिन डेली व्लॉग बनाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ 365 days he will have 1 million followers। कह रहा है मैं इतना पागल हो गया था कि मैं किसी के जनाजे पे भी जाता था तो मैं ये सोचता था कि मुझे व्लॉग घर जाके बनाना, और मैं उसी के बारे में कंसिस्टेंटली, एंड दैट टुक अ टोल ऑफ हिम एंड ही टुक अ ब्रेक ऑफ गुड 1 year कि भाई मैं अब क्या अपने आप को ज़ाया कर रहा था, क्योंकि मैं हर वक्त एक ही चीज़ सोचता था कि कैसे कंटेंट बनेगा, कैसे 1 million फॉलोअर्स होंगे और मैं जो हूँ वो इतना बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। सो आई थिंक इट्स नॉट इजी इन दैट सेंस, कंटेंट बनाना रोज सोचना इस बारे में। अगर आप डेली, आपको बताता हूँ मैं, वी हैव मोर देन 100 क्रिएटर्स ऑन बोर्ड, हम सबका काम करते हैं, हम ड्रेन आउट हो जाते हैं। हाँ लिटरली मेरी टीम लिटरली थक जाती है शाम तक यार, आई मीन इट्स टू मच करते सब। और अगर एक्टिवली सारे लोग एक साथ एक्टिव हो जाए
तो आई थिंक पैनिक कर जाएंगे सब लोग। सोशल मीडिया का एक और भी होता है कि जब आप मशहूर होने लगते हैं, सो द नंबर ऑफ लाइक्स, द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ व्यूज दे गेट टू योर हेड। ये मैंने अपलोड करी, मैंने इतना अच्छा अपलोड किया, इसकी उतने व्यूज क्यों नहीं आ रहे जितने। भाई ऐसा आई हैंडल दिस थिंग, मेरे पास कॉल्स आती हैं सारे बहुत सारे क्रिएटर्स की, यार व्यूज नहीं आए, यार अच्छी नहीं बन रही, पैसे कम बनेंगे। They have some kind of anxiety in their mind और उनको डिप्रेसिंग करती है बहुत कभी-कभी कि यार I mean क्योंकि उनका टोटल जो करियर है वो बेस्ड ऑन दिस थिंग है कि यार मैं यूट्यूब पे जाऊंगा या फेसबुक से पैसा कमाऊंगा तो मैं इतने पैसा बना लूंगा तो ये हो जाएगा, मेरे ये खर्चे हैं, और उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। सही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हर क्रिएटर को, देखें आप ये काम करते हो वेरी गुड, जो आप इससे अर्न करोगे ना यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, अदरवाइज फॉर एग्जांपल आप कैंसिल हो जाओ वन फाइन डे, आप भंड मार दो, कैंसिल हो गए, खत्म, यू आर डन, खत्म। तो यू शुड हैव लाइक आई एम टॉकिंग मास्टर वेरी स्मार्ट, उस टाइम ने रेस्टोरेंट्स खोले सवात में हर जगह, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिल्कुल अच्छी बात है। आई थिंक हर आर्टिस्ट की बस की बात नहीं है, आर्टिस्ट थोड़ा क्रिएटिव आदमी होता है, उसके बस की बात नहीं होती। आई थिंक या वो किसी कंपनी नहीं, आई गेस करना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, थोड़ा सा आपको जरूर पैसे फेंक वो होनी चाहिए, आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, वरना पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए किसी काम के नहीं। हाँ ऐसे ही। बाकी जो और यूट्यूबर्स हैं ये लोग उस पर लाइक सोली जो कोई शुरू करता है ऐसे कि मुझे करना ही है, या फिर एंड में आके जैसे आप हैं, जैसे जुनैद अकरम थे, वो पहले काम करते थे, फिर उन्होंने जब इसको वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। जुनैद इज वेरी स्मार्ट बाय द वे, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जुनैद अकरम में मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स का और बहुत सारे और भी चीज़ें खुली हुई हैं जिससे ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो आई थिंक इज वेरी स्मार्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जुनैद अकरम इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द क्रिएटर्स। उसका रीज़न है कि जितने भी क्रिएटर टोटली वो क्या कहते हैं, आए पैसे चलो भाई आशिक घूमने चलेगा, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, बट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ कि वो पैसों को सही यूटिलाइज करें, टीम एक्सपेंड करें, वो कंटेंट पे इन्वेस्ट करें, रिसर्च अच्छा हायर करें, दे डोंट डू दिस। जुनैद अकरम इस मामले में बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ द आर्ट 2 स्टूडियो बने हुए हैं, एनिमेटर उसके पास हैं, उसके पास जो है ना वो एडिटर्स बहुत अच्छे हैं, वीडियोग्राफर ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, रिसर्च टीम बहुत अच्छी है, मैनेजर बहुत, यानी ह्यूज पूल ऑफ पीपल ही हैव। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जिसको लोगों से डिफरेंट बनाती है। इवन अगर आप ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी पे जाते हो किसी भी, तो जुनैद अकरम वन ऑफ द क्रिएटर्स जो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मैं लास्ट पॉडकास्ट 3 साल पहले मैं एक बात कर रहा था ये कि वो बहुत फोकस्ड है, उनको पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें कितने मैं तो कहता हूँ he's very smart। मैं तो उसको तब फॉलो करता था जब वो बेचारा अपनी मोबाइल से दुबई के अंदर। यस आई रिमेंबर, मुझे भी याद है। आई थिंक इज कम अ लॉन्ग वे इन दैट सेंस। तो नहीं बाकी जितने भी हैं मैं सबको बोलता हूँ भाई आप कमाओ अभी कमाओ, कल को खत्म हो जाएंगे तो यू हैव टू बी स्मार्ट, क्या उसको कहीं रोलिंग करो। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि आर्टिस्ट के साथ इवन प्लेयर्स के साथ करती हैं, उनके पैसे जो हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ, पीआर एजेंसीज होती हैं कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। बिल्कुल ज़रूरी है, कब तक जो है वो फेस से वो होता रहेगा। और जुनैद को ये आइडिया है कि इवेंचुअली मैं ये गायब हो जाऊंगा या जो भी उसके माइंड में है, उसका रियलाइजेशन है, तभी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इस चीज़ के ऊपर। और वो एक और चीज़ भी उसने बहुत सारे कंटेंट ऐसे क्रिएट किया इसमें खुद अपेयर भी नहीं हुआ, दूसरे लोग इसके अंदर हैं। गोइंग टू स्टार्ट अ बुक चैनल सून, उसका एजुकेशन चैनल है, एक कुकिंग चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, कुकिंग चैनल भी है। हाँ वो खुद थोड़ी उसके अंदर, बस उन्होंने लगा के दिए हैं और उससे इनकम आती रहती है। आपका अपने भी तो चैनल है यूट्यूब पे? हाँ बस वैसे ही है, वैसे ही मेमोरीज के लिए कुछ लगा दिया, कुछ लगा दिया मस्ती मजाक में अपनी तस्वीरें, थोड़े से नार्सिसिज्म इनके ऊपर। वो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ लव माई सेल्फ। आपका अच्छा ये इसी से हुआ, थोड़ा सा इसको एंड वो करते हैं कि जैसे आपने तो जुनैद अकरम ने अपना ही उनका चैनल ओन करते हैं ना वाला कुकिंग वाला, तो आपके ऐसे कोई चैनल्स हैं क्योंकि आप सर्विस तो देते हैं, अपने चैनल्स हैं? मैं खुद अपेयर थोड़ी होता हाँ, लेकिन वो चल रहे हैं और वो रनिंग में। मैं आई एम स्मार्ट इनफ, मुझे पता है कैसे पैसा बनाना है यूट्यूब से, भाई यही मैं बेचूं, वही वाली बात, कल को सारे कंटेंट क्रिएटर भाग जाए मेरे पास तो फिर आई स्टैंड। यही क्वेश्चन था मेरा कि अगर कल को कुछ हो जाता है। मैं भी थोड़ा स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं चल रहा है। अच्छा लगता शक्ल से हूँ, बेवकूफ लेकिन हूँ नहीं मैं। अच्छा ये बताएं, हम लोग हमेशा हर गेस्ट से ये वो करते हैं कि भाई अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? मैं घर पे। नहीं ना सीरियस थोड़ा क्या हुआ है? 5 साल बाद पता नहीं यार, मैं 5 मिनट का नहीं पता। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इफ़ आई डोंट थिंक सो कि मैं अगले 5 साल भी यही काम करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको विद टाइम इवॉल्व होना होता है। ये होता है, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ हो स्मॉल, आई एम डूइंग समथिंग एल्स, ये हो सकता है। बट आपको अपने हमेशा काम में इनोवेशन लानी चाहिए ताकि आप जो ना वो उसको मज़ीद इन्हेंस कर सको और ज़माने के साथ अपग्रेड होते रहना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं इवॉल्व नहीं होते तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है दुनिया के अंदर।
जो कि नोकिया के साथ हुआ। ब्लैकबेरी से सेम। बाकी अच्छा इसका और क्या था 5 साल इनसे तो पूछे नहीं ना, उसी पे ही आऊँगा ना अभी, क्योंकि आपका जो है मुझे लग रहा है कि बस आपका वो ग्राफ जैसा आपका चल रहा है ना, क्या आपका क्या वो है यार? मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जिंदगी में बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। अच्छा। इन माई लास्ट 13-14 years of corporate life, I've changed 7 jobs and 6 different countries. तो मुझे जहाँ भी ज़्यादा comfortable होने लगता हूँ तो मैं वो जगह चेंज कर लेता हूँ। अच्छा। So I like to challenge myself. I like to explore. I like to travel. दूसरे cultures में जाना, दूसरे लोगों से बात करना। तो I don't know, 5 years is a long time, but मुझे ऐसा लगता है कि the world is too big. So maybe I see myself somewhere else. पर इससे अच्छा है if you get bored with easily. उसका रीज़न ये है कि अदरवाइज बहुत कंफर्ट जोन में आ जाओगे तुम भी वही। I think it's not the age। हाँ, अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं वो 35-32 में आके कंफर्ट, अच्छा मेरी इतनी की जॉब हो जाए इतने को, the moment you get comfortable in something आपकी लर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। I think you should always be अपने आप को चैलेंज करते रहना। You have to be on toes all the time. You have to be on your toes. And दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कंट्रीज हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दुनिया में ज़बरदस्त लोग हैं। जैसे आपने कीनिया के बारे में बात किया, there's so much to see। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत लेफ्ट आउट हूँ। इतनी सारी अच्छी म्यूजिक है मैंने नहीं सुनी, इतनी सारी अच्छी मूवीज हैं जो मैंने नहीं देखी। there's so much of art in the world which I have not seen. there's so much of good people I haven't met, so I would want to do that in future. नाइस, माशाल्लाह। मुझे अच्छा इसमें से एक वो था, बातों से ही वो हो रहा है कि एज ए लर्नर पूछना वाकई, क्योंकि अभी इस स्टेज में, क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है किस किस से, तो आप जैसे अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो एक नई जगह का ना एक स्ट्रेस होता है। आप जब एक पहली दफ़ा एक बिल्डिंग में एंटर होते होंगे, एक नए ऑफिस के अंदर नए नए लोग हैं, नई नई शक्लें ऐसे करके, तो वो पहली आप उसको कोप अप कैसे करते हैं कि यार बस अब यू हैव टू गेट इन ना, आपको उसमें तो जाना है। ज़्यादातर जगहों पे जब मैंने जॉब चेंज करी तो मैंने अपनी लोकेशन भी चेंज करी, अपनी सिटी चेंज करी, अपनी कंट्री चेंज की, उसकी अलग अलग एंग्जाइटी होती है। दिस ऑलवेज तो मेरा जो अब जो ज़ाहिर बात है इतनी दफ़ा कर चुका हूँ तो आई नो द फॉर्मूला के शुरू के 6 से 8 महीने जो है ना वो थोड़े टफ होते हैं। सही है। आपको सब चीज़ें बुरी भी लगती हैं, आपको लगता है यार मैं क्यों अपने आप को, अगर आज मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जाऊँगा तो मैं 6 से 8 महीने सोचूंगा मैं क्या ज़रूरत पड़ी थी यार, अच्छा भला कंफर्टेबल था वहाँ पर, हर चीज़ सेट थी। वंस यू क्रॉस दैट 6 to 8 months आपकी जो लोकल जगहों से उनसे अब थोड़ी सी बढ़ने लगती है, आपको ट्रिक्स आने लगती हैं उस शहर की। जब आपको शहर की ट्रिक्स आती हैं देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग अ सिटी लाइक So one of my favorite city where I've spent 1 year of my life is Mombasa. Mombasa is a very small town in Kenya. Kenya के अंदर है, कोस्ट के ऊपर है, कोस्टल लाइफ है, टूरिस्ट टाउन है। I went there, 2 महीने में सेटल्ड हुआ and I had the time of my life because I just kept exploring the city in a different sense. और ऑफिस जो था वो 5 मिनट दूर था तो ऑफिस से फौरन घर आ गया, ये कर लिया वो कर लिया। So शुरू के 6 से 8 महीने wherever you go, चाहे वो नई जॉब हो, चाहे वो नया मैनेजर हो, चाहे वो नई क्लास हो, चाहे वो नई यूनिवर्सिटी हो, 6 से 8 महीने इट्स नॉर्मल टू मतलब टेक टाइम जो है ना, आप 6 से 8 महीने में जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेट अपने आप को करें और बोलें हाँ ये दिस इज़ नॉर्मल भाई, जो हो रहा है एंड आई विल गेट आउट ऑफ दिस इन सम टाइम। मुझे याद है पहली दफ़ा मैं श्रीलंका गया था तो मैं पहले 3 महीने रोज़ ये सोचता था कि मैंने अपने साथ कितना बुरा किया, कि मैं क्यों मैं घर छोड़ के जो हूँ यहाँ पर आया हूँ, ना मुझे खाना पसंद आ रहा है ना मुझे काम पसंद आ रहा है। लोग भी डिफरेंट होते हैं, ऑफ कोर्स मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये करने की, पता है ना, यू क्विकली रियलाइज कि यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस एंड यू आर गेटिंग समथिंग व्हिच यू वुडंट हैव गेट। क्योंकि पता है मुझे ये लगता है, आपको बेहतर जानते होंगे, ये बहुत बड़ी स्किल होती है। सही है कि अपने आप को एक नई जगह में जाके अडेप्ट करवा लेना और वहाँ पे जो है ना, इट्स ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग जब आप नई जगह में जाके अपने आप को प्रूव करते हैं। जी तो आपको फिर एक खुशी भी, कॉन्फिडेंस आता है कि और आगे जा सकता हूँ, और आगे कर लिया मैंने, इतने डिफरेंट लोगों के साथ भी काम कर लिया, एक्सपोजर भी आपकी लाइफ का है। इफ यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आप हमेशा लर्न करते हो। कभी कभी मुझे फील जाहिर बात है अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आप एक ही शहर में पैदा हुए और एक ही शहर में आप वहीं मर गए तो एक्चुअली अजीब सी बात है। आपने बहुत नॉर्मल बात है ये। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, अब अगर दुनिया का इतना सारा हिस्सा आपने देखा ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर ही नहीं करी, वो एक ही आपका विजन और आपकी सारी सोच जो है वो उधर ही किधर रहेगी। गलत है मेरे ख्याल से। अगर कोई मतलब डिपेंड करता है ना, कोई अगर बेचारा फैमिली की वजह से रुका हुआ है तो उसको तो अपॉर्चुनिटी और कभी भी अपॉर्चुनिटी और आपको लगता है कि आप अपना को एक्सेल कर सकते हो, यू शुड गो। दैट्स यस सर। फंस फाइंड यू गॉट अ जॉब इन दुबई, तुम्हें एक सेकंड तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, इफ इट्स बेटर फॉर यू शुड जाना जब चाहिए। मैं कीनिया जा रहा था तो मेरे जो ऑफिस के बाकी कोलीग्स थे उनकी भी बाहर जॉबें लग रही थी, कोई यूरोप में जा रहा था, नेदरलैंड्स जा रहा था, तो मुझे लोग बोलते थे भाई तुम्हें क्या फर्क, तुम क्यों अपने आप को जलाने के लिए कीनिया जा रहे हो, बट लाइक इट्स एन अमेजिंग कंट्री।
खैर भाई, अच्छा रहा पॉडकास्ट में, तो बड़ा लैंडिंग भी हो गई, तफरी वफरी भी हो गई, बाकी चीज़ें भी हो गई। कोई एंडिंग रिमार्क्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि भाई थोड़ी सी रह गई और ज़्यादा बोल नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया, बस ये कॉफ़ी नहीं आई मेरी। हाँ, कॉफ़ी नहीं आई। चाय पापा पॉडकास्ट पे जो है ना, आपको पता, थोड़ा चाय पापा ना, चाय पापा कॉफी पापा थोड़ी कॉफी पापा होता तो तुम्हें कॉफी मिलती ना। नहीं, हम लोग कराची में यहाँ पे शूट हो रहा है, आपको पता है, तो यहाँ पे गैस वैस के थोड़े से इश्यूज थे, तो उस वजह से होनी। इन्होंने चाय पिलाई थी जब मैं आया था। ऑन बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड हो भाई, बहुत बड़ा काम किया यार, जबरदस्त। मैं तो तुम्हारे साथ पुश्तों में एहसान कर दिया चाय पिला के तुम्हें, लेकिन ये है कि पापा ही बुलाया खिलाने, इन्होंने कहा ये देख रही खाली है, आपको खाने से मेरे तो बड़ा ड्राइनेस होती है पापा। तुम्हें खाने तो मैं तो देख रहा हूँ कब से रखे हुए बेचारे बोर हो गए, फजूल बातें कर रहे हैं। क्या जैसी कैमरा गिरेगा, होता ना पुराने जमाने में, जैसे मेहमान जाते थे अटैक कर रहे थे। लेकिन ये है कि आई मीन थैंक यू फॉर चाय पापा टीम फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं, वैसे पता है मुझे जो लग रहा था, आपका इतना आसानी से आपका मुश्किल, हमने परसों बात की है ना, कल बात हुई है, बल्कि कल ही डिसाइड हो गया कि कहाँ कल आ जाते हैं। मुझे था परसों बात हुई है, मुझे था नहीं अरसलान भाई थोड़ा सा इस पर टाइम वाइम वो करेंगे। अबे नहीं यार, देखता हूँ, लेट मी सी माय स्केड्यूल। मैसेज आया तो मैं कहा चलो यार। अच्छा, मैं मैसेज देख, उन्होंने बेचारा जिस आपकी टीम से मैसेज किया 16 दिसंबर को, मैंने देखा 1 तारीख को। यार बता यार ये, अच्छा फिर तो गलत है, फिर तो पकड़ होनी चाहिए इस पे। मैं देखा, मैं कहा चलो यार, मैं जाती है बेचारे को मैसेज कर, बुलाया तो कहते हाँ ना आप, और आपको तो पता था चाय पापा। फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट मैसेज किया, मैं कहा देखो यार जानी मैसेज आया भाई ऐसा ऐसे, तो क्या कहना है? तुमने कहा कि नहीं यार बस आ जाए, आप आ जाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ चलो, ये अच्छा हो गया। बाकी आई होप आपको ही मज़ा आया होगा यार। वेरी वेरी नाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे आपकी जनरेशन के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करने में अच्छा भी लगता है। इट्स ऑलवेज गुड टू गेट फ्रेशर व्यूज। ऐसा ही है। आई ऑलवेज हैव कोई मसला, कोई तरीका है यार, ये मैं बोल रहा हूँ हमारा बीवी का फोन काटा है मैंने अभी। ये तो बड़ा, फिर तो जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। इंटरेक्शन करने से यार, और काफ़ी थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो, आई ऑलवेज थिंक कि जो पीछे की जनरेशन जा रही है वो ज़्यादा स्मार्ट भी हैं और ज़्यादा बेहतर भी हैं हमारी जनरेशन से। लॉट ऑफ थिंग्स वी कुडंट डू इट, बट योर जनरेशन इज़ वेरी गुड विद दैट, सो इट्स गुड टू कम हियर, बहुत डिस्कस विद यू। बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात ये कहूँगा इसके साथ ही, जो आपने एंडिंग की, कि भाई सोशल मीडिया मुझे लगता है बहुत बड़ी गेम है। मतलब सालों से आप लेट आए हो भाई। मतलब इस सेंस में कि जो है ना, मतलब इसको यूज सही से निचोड़ना चाहिए, यही टाइम है कि इट्स अ गिफ्ट एंड इट्स आल्सो अ कर्स। सो आप सही तरह इस्तेमाल करें तो गिफ्ट भी है, और अगर नहीं करें तो आप वो है मसले ज़्यादा मुझे लगता है। आई मीन अच्छा, वैसे ऑनेस्टली कैमरे पे ही कह रहे थे ये, जैसे मेरे दोस्त वगैरह ना IBA से ग्रेजुएट अभी भी हो रहे हैं, इनको ज़रा होता है कि यार आपकी जैसे मेरे ख्याल से फील्ड जो है काफ़ी लगती है उनके साथ, तो वैसे आपको अगर अप्रोच करूँ तो मसला तो नहीं है ना? कोई काउंसलिंग हो गई, कोई वैसे करके? As I said, I always like speaking to the generations down below. It's always अगर कोई चीज़ अच्छी पास ऑन हो सके, always ready. क्योंकि मेरे अक्सर दोस्त ना, अब मुझे तो इतना नहीं पता होता, हम तो मेडिसिन वाले इतना पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर रहे होते हैं चाय पे, दोस्त वगैरह, तो बहुत उसमें हो रहे होते हैं सब। अब सारे 4th ईयर में ना सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, अपना आगे पीछे का देख रहे हैं, यार ये कंपनी वो कंपनी। आपकी एज ऐसी है कि आपकी एज पे आपको ये लगता है कि बस अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए और मेरा करियर स्टार्ट हो जाना चाहिए। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, बट आराम से एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाय द टाइम 30-32 सब बराबर हो जाता है। सब आगे पीछे होता है ना, कोई मसला तो नहीं है। थोड़ा कोई लेट स्टार्ट करता है, कोई थोड़ा जल्दी कर लो। बीवी के मैसेज आ रहे हैं, बोले यू सपोज टू बी फ्री बाय 9, इट्स 10। अच्छा 10 बज गए। अच्छा कितने घंटे हो गए वैसे? 1 घंटे 42 बहुत बोल क्या कहा था आपने? 1 घंटे में कर देंगे इतना तो नहीं। अब घर भेजो, मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई है, 12 बजने वाले हैं, 10 बजे एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपके एंडिंग रिमार्क्स आपने ले लिए हैं, क्लोजिंग मुझे घर जाना है, आपको इनको घर पे, मुझे घर जाना है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय पापा विद जाओ। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर करें और हमारे यूट्यूब को लाइव सब्सक्राइब करें। और अभी टिकटॉक पे भी हम एक्टिव हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़रा फॉलोइंग बढ़ाएं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.